फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ले लेते हैं दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो ये सारे यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। आज हम लोग दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी वी विल कंसिडर व्हाट इज द क्वेश्चन पेपर विथ रिस्पेक्ट द क्वेश्चंस आर आस्क्ड विथ द एग्जाम। तो जो ये वाला क्वेश्चन है कि ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है एक्चुअली दिस इज एन यूपीएससी क्वेश्चन। इट इज एन यूपीएससी क्वेश्चन। तो ये एक यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। हाउ वी कैन सॉल्व दिस द क्वेश्चन कि लिखा हुआ है दैट इज ए बी आर द टू हैवी steel blocks. If B is placed if B is placed on top of the A, the weight increases by 60%. How much weight will reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of the A? अब आपको अगर टाइम दिया जाए कि वी हैव टू दैट इज द solve the question, we have to solve the question within few seconds बा few 1 minute इसकी बात करें अगर तो देखा जाए तो आइडिया इज कि अगर 60% इंक्रीमेंट है दैट इज द इंक्रीमेंट इज द 60%। तो 60% का मतलब हो जाएगा दैट इज 3/5। 60% का इंक्रीमेंट हो जाएगा दैट इज द विच इज द 3/5। तो 3/5 से इंक्रीज कर जाएगा इफ बी इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए। तो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द परसेंटेज तो हमें पता ही है दैट इज 100% का इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। 100% का इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू 1। तो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज का मतलब 1 प्लस 3/5 हो गया। 1 प्लस 3/5 विच इज वी कैन राइट इट एज द 8/5। क्लियर विच इज इक्वल्स टू अब 8/5 क्या है दैट इज व्हाट इज द 8/5। तो इट इज लाइक द इनिशियल टू द फाइनल वी हैव मतलब 8/5 ये हो गया हमारा दैट इज आफ्टर द इंक्रीमेंट वी आर हैविंग। एंड इफ बी इज रिमूव्ड अगर बी को रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम द टॉप तो कितना दैट इज द डिक्रीज विल टेक प्लेस। इट इज सेड हाउ मच वेट विल रिड्यूस मतलब डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू द टोटल वेट of A and B, total weight of the A and B if B is removed from the top of the A। तो डिक्रीज का मतलब कितना हो जाएगा दैट इज ये होगा दैट इज B by A है तो दिस गिव्स मी हाउ मच 3 इज द डिफरेंस 3/8 into 100। तो 3/8 everybody knows which is equals to how much it gives me 37.5%। so that gives me the answer as the 37.5%। So although that is the question is the simple one, but हमें क्या है that is the most of the much of the calculations we don't have to do। calculations ज़्यादा नहीं करना है। 60% का मतलब हमें पता ही है that is which is equals to 3/5। अगर increase है तो increase हमेशा हो जाता है 100 प्लस। तो इसलिए 100 का जो rational form है which is 1 तो 100 increase हो गया तो 1 प्लस हो जाएगा decrease हो जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा। So in this way we will going to do it। Now, if we move to the next question, अब ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। This is also the asked in the UPSC कि the tank full of the petrol in Arun's motorcycle lasts for 10 days। It is last for 10 days। If he starts using 25% more every day, how many days will the tank full of petrol last? So idea is कि the tank full of the petrol 25% more। 25% more meaning is that is we know 25% meaning is how much 1/4। That is 25% more it is using it। तो हमें क्या हो जाएगा that is if we take it if we more again the word it is given क्या दे रखा है more दे रखा है। more का मतलब वही हो जाएगा that is 100 plus 1/4। that ये हो जाएगा that is
More का मतलब 100 plus 1/4. So 100 plus meaning is that is 100 का equivalent is again equal to 1. So which actually gives me how much? 5/4. तो 5/4 ये दे रखा है, दैट इज द फाइनल, उसके इंक्रीमेंट के बाद क्या होगा। तो अगर ये मान के चलते हैं कि द आइडिया इज कि अगर इंक्रीमेंट हो गया तो नंबर ऑफ द डेज इज गोइंग टू डिक्रीज, नंबर ऑफ डेज इज गोइंग टू डिक्रीज, तो नंबर ऑफ द डेज इज गोइंग टू डिक्रीज। अगर इससे देखा जाए, अगर ये देखा जाए 5/4, तो 5/4 की रेशियो से देखा जाए तो बोला जा सकता है कि डिक्रीज कितना परसेंटेज से हो जाएगा, हाउ मच परसेंटेज इट विल डिक्रीज। तो इट इज डिक्रीज बाय दैट इज 1/5 इंटू 100। बाकी ये चाहिए नहीं 20%। 20% डिक्रीज मतलब विच इज इक्वल इक्विवेलेंट टू द 2 डेज का डिक्रीमेंट हो। तो 2 डेज का डिक्रीमेंट मतलब ये हो गया दैट इज द 8 डेज। 2 डेज का डिक्रीमेंट इज इक्वल्स टू द 8 डेज का काम हो जाएगा। और ऑल्टरनेटिवली वी कैन फाइंड आउट इन दिस वे ऑल्सो, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 5/4 विच इज इक्वल्स टू योर 8 days. Alternatively, we can find out in this way, that is 10 divided by 5/4 which is equals to your 8 days. तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, विच एवर यू फील लाइक कंफर्टेबल। तो दोनों जो क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किया, इट इज बेस्ड ऑन द यूपीएससी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रखा है, दैट इज इफ यू सी, if the rate of the sugar is increased by 20%, if the rate of the sugar is increased by 20%, then by how much percent must a householder reduce his consumption of the sugar so as not to increase his expenditure? So as not to increase his expenditure. अब ये इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, और वो हम लोग देखेंगे भी कैसे कैसे तरीके से पूछा हुआ है। तो इट इज लाइक अ पार्ट ऑफ द यूपीएससी क्वेश्चन, बट ओनली डिफरेंस इज कि हमारा चेंज ऑफ द लैंग्वेज हैज टेकन प्लेस। चेंज ऑफ द लैंग्वेज का हम लोग बोल सकते हैं द चेंज ऑफ द स्टेटमेंट हैज टेकन प्लेस। तो इफ द रेट ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, 20% का मतलब हो गया दैट इज 1/5. 20% meaning is how much? 1/5. Then how much percent must a householder reduce his consumption? Huh? So again increase is given is, that is, first of all we have to understand traditionally अगर देखा जाए तो expenditure is equals to price into consumption. तो अगर expenditure same है तो obviously अगर price increase कर रहा है, rate का मतलब क्या हो जाएगा? That is the price is the increasing. So if the price is the increasing, so obviously the consumption has to be the reduced. The consumption needs to be reduced. So price is increasing, the consumption has to be the reduced. तो कितना ये increase है? तो increase meaning is what? How much it is we have? That is 1 plus 1/5, which is equals to, that is the 6/5 हो गया। 6/5 ये हो गया, तो हमें रिड्यूस कितना करना होगा? हाउ मच वी हैव टू रिड्यूस? तो ये तो इनिशियल टू द फाइनल पार्ट है, इंक्रीज है। तो रिड्यूस हमें अगर देखा जाए तो 1/6 से रिड्यूस करना है। वी हैव टू रिड्यूस बाय 1/6 into 100, so which is equals to 16.67%, which is equals to, that is 16.67%. So this is the meaning. Otherwise if we look at the concept, कि अगर concept क्या है, that is the price into consumption हो गया। increase दे रखा है, decrease दे रखा है, उसके ऊपर depend होगा, that is what is the case is the given। increase there जरूरी नहीं है that is in every case the word increase has to be the given, sometimes decrease will also be given, that we will check later on कि आगे भी questions हमें मिलेगा जिस पे decrease दे रखा है। ये है, that is this is actually the exact what is the meaning of the expenditure. Expenditure meaning is actually the price into the consumption. If the price is the increasing, the consumption has to be the reduced, provided that the expenditure has to be the same. Now moving to the next question, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट
based on this concept, that is, they have asked several times. The concept is, what will be the percentage change in the expenditure if the price increases by 15% and the consumption also goes up by 10%? Okay. What will be the percentage change? मतलब percentage कितना change होगा? Percentage change. What will be the percentage change in the expenditure if the price is increased by 50% and the consumption also goes up by the 10%? Price is increased by the 15% and the consumption also goes by the 10%. तो अगर expenditure की बात करें फिर से, if we talk about the expenditure, the expenditure is equals to, actually, that is the price into the consumption. Expenditure is equals to, actually, that is the price into the consumption we have. तो प्राइस इनटू द कंजम्पशन अब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द सक्सेसिव चेंज इज टेकिंग प्लेस. सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या हो जाएगा? सक्सेसिव चेंज का मतलब द प्राइस इज चेंजिंग, ऑन टॉप ऑफ दैट द कंजम्पशन इज आल्सो चेंजिंग. So this change is known as the successive change. That is, what is the meaning of the word successive change? That is, one change is taking place, on top of that the other change is also taking place. So this is the meaning of the successive change. तो ये कहीं पे भी यूज हो सकता है कि ये जो है सक्सेसिव चेंज, तो सक्सेसिव चेंज एप्लीकेबल है दैट इज द दो क्वांटिटीज पे. सक्सेसिव चेंज इज एप्लीकेबल आल्सो इन द थ्री क्वांटिटीज, आल्सो थ्री क्वांटिटीज. और ये जो परसेंटेज का जो इंटीग्रेटेड है, जो इंटीग्रेट किया जाता है किसके साथ, देखा जाए तो फॉर एग्जांपल वी हैव इन द ज्योमेट्री के केस पे, जो हम लोग आगे भी करेंगे, और यूपीएससी हैव आल्सो आस्क्ड द क्वेश्चन. नाउ ये जो वैल्यूज दे रखा है 15% और 10%, इसकी अगर बात करें हम लोग, तो एक्चुअल कैलकुलेशंस अगर करने जाए 15% और द 10%, तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो जाएगा 15% और 10% से एक्चुअल. तो हालांकि 10% ठीक है, लेकिन 15% से, सो अगर एक्चुअल कैलकुलेशंस का थोड़ा सा देखें, दैट इज एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन. हमें पता है दैट इज द एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू योर प्राइस इनटू द कंजम्पशन. तो अगर मान के चलते कि इनिशियल प्राइस एक्सपेंडिचर ये है, इनिशियल प्राइस ये है, इनिशियल कंजम्पशन ये है, तो फाइनल ये है, फाइनल ये है, फाइनल ये है. लेकिन फाइनल जो प्राइस है, वट एवर इज द फाइनल प्राइस, दैट वी कैन से दैट इज 1.15 ऑफ द इनिशियल प्राइस. जो फाइनल कंजम्पशन है, दैट इज वी कैन से 1.1 ऑफ द इनिशियल कंजम्पशन. क्लियर? 1.1 ऑफ द इनिशियल कंजम्पशन. अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 1.15 ऑफ द P0 into 1.1 of the C0. So if you look at this value, that is those who are not comfortable with much of the calculation, जिनकी पास that is the calculation is not so comfortable, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा इस तरह का कैलकुलेशंस करते हुए भी. तो एक्चुअल कैलकुलेशंस अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1.265, दैट इज P0 C0, दैट इज माय फाइनल एक्सपेंडिचर होगी. दिस इज माय फाइनल एक्सपेंडिचर वी हैव. तो फाइनल एक्सपेंडिचर को अगर जैसा परसेंटेज पे निकालना है, ऑलरेडी वी नो दैट इज परसेंटेज का एक चीज क्या है, इफ इट इज एनीथिंग मोर देन 1, इफ एनीथिंग इट इज मोर देन 1, तो वो जितना वैल्यू आ रहा है, वट एवर इट इज मोर देन 1, दैट मच परसेंटेज यू हैव. तो अगर मोर देन 1 देखा जाए, दैट इज 265 है, 265 है, तो इनटू 100 कर दिया, तो इट गिव्स मी दैट इज 126 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 0.5% P0 C0. तो मोर देन 100 कितना हो गया, दैट इज 26.5%. मोर देन 100 इट इज कमिंग आउट हाउ मच, दैट इज मोर देन 100 इट इज कमिंग आउट टू बी द 26.5%. तो दिस इज द दैट इज द ट्रेडिशनल फॉर्मेट बोला जाए तो. लेकिन एग्जामिनेशन में हमें इस तरह से नहीं करना है चीज़ों को. वी डोंट हैव टू सॉल्व इन द एग्जामिनेशन इन दिस वे. अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, जो हम लोग अभी लिखने जा रहे हैं वो एक्चुअली अ डिराइव्ड फॉर्म है. मतलब इसी से, इस तरह का जो भी दो क्वांटिटीज व तीन क्वांटिटीज का केस है, उससे ही सारा चीज डिराइव्ड हो रखा है. तो डिराइव्ड क्या है, दैट इज दिस इज द डिराइव्ड फॉर्म, दैट इज x plus y plus xy by 100, which gives me overall
which gives me overall percentage change. Which gives me overall percentage change. तो ये जो है x and y क्या है? That is the respective price and the consumption. That is, we have the respective price and the consumption. So you can take anything as the x and anything as the y. Clear? So if you can take anything as the x, anything as the y. So we can take that is the x as an 15 plus y as the 10 plus that is 15 into 10 by 100, which gives me that is 26.5%. So in the examination, we will find out in this way. Now, this format of, that is this format of x plus y plus xy by 100, which gives me the overall percentage change. This is applicable in case of the quantities in case of the quantities which are in the product form. तो चाहे वो दो quantities हो चाहे three quantities हो, that is accordingly we will see that is if the quantities increase or the decrease, what will happen. If the quantities increase but decrease, what will happen, that we will see accordingly. So ये हो गया, that is x plus y. तो इसी चीज को हम लोग अब आगे जाके अप्लाई करेंगे, बट दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर द क्वांटिटीज विच आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म. ये ध्यान रखना होगा, नॉट इन द प्लस फॉर्म बट नॉट इन द माइनस फॉर्म. तो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दैट इज द next question here, the price of the petrol increases by 25%. The price of the petrol increases by 25%, and so the increased by 25%, and so a person reduced his consumption by 25%. What is the percentage change in the expenditure? What is the percentage change in the expenditure incurred by him on the petrol? तो यहाँ पे दे रखा है, एक पे तो इंक्रीज दे रखा है और एक पे दैट इज द डिक्रीज दे रखा है, reduced his consumption by the 25%. In one case it is given the increase, the other case it is given the decrease. What is the percentage change in the expenditure? Now अभी हम लोग किया था, that is expenditure का मतलब क्या हो जाता है, price into expenditure का मतलब हो जाएगा क्या, price into consumption. So if one is increased by 25%, the other is the reduced by 25%. So quantities are in the product form, so always we can apply the concept of the successive change, that is x plus y plus xy by 100, which is equals to overall percentage change, which is equals to the overall percentage change. तो इंटरचेंजेबली वी कैन टेक एनीथिंग. जरूरी नहीं कि पहले वाला इंक्रीज लेना है, दूसरे वाला डिक्रीज लेना है. इट इज डिपेंडिंग ऑन द केस. यू कैन टेक the first as the decrease, the second as the increase. There is no harm in it. तो ये कितना हो जाएगा, that is minus 25 plus 25 plus 25 into minus 25. Anyway you can take it by 100, just I am showing you. तो क्या हो जाएगा, दैट इज ये प्लस 25 माइनस 25 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 625 by 100, which gives me minus 6.25%, which gives me minus 6.25%. तो माइनस जो साइन आ रहा, दैट इज द माइनस साइन व्हाट इज कमिंग आउट ओवर हियर. ये जो माइनस साइन आ रहा है, द because of this minus sign, or the answer will come out to be in the decrease form. The answer will come out in the decrease form. It is decreasing by that is this much percentage. So jaruri nahi hai, that is the answer will be according to the sign convention.
The answer will be according to the sign convention, that is increase by decrease जो होगा, it will be the sign convention. If it is ultimately it is coming out to be the positive, so it will be the increase percentage, and if it is coming out to be the negative, it is a decrease percentage. So next जो question है, that is it is asked in the UPSC. ये UPSC का question है. So you can try and solve the things basically. You can try. UPSC ने पूछा हुआ है, that is the percentage का question which is based on the percentage question which is based on the, that is the geometry. तो ये दे रखा है, the length of the rectangle increases by 6% while its breadth decreases by 5%. Find the change in the area. तो एरिया का मतलब अब देखिए परसेंटेज की एप्लीकेशन कैसे ज्योमेट्री के ऊपर हो रहा है. दैट इज एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया का मतलब हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया मीनिंग इज द लेंथ इनटू द ब्रेथ. ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो द क्वांटिटीज आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म. Now, अगर if you observe the thing, तो we can observe one thing कि 6% और 5%, तो 6% तो it is given increase form and 5% दे रखा है वो decrease के format पे. लेकिन अगर actual calculations करने का कोशिश किया कि that is the 6% की और 5% की, that is 6% हो जाएगा 1.06 और 5% का हो जाएगा 0.95. इसकी actual calculations अगर किया तो it will be difficult for us. कि हमारे लिए वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा टू कैलकुलेट द थिंग्स. बट हमें एक चीज पता है कि वेन एवर इट इज गिवन द एरिया, एरिया का मतलब हो गया हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ. तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये परसेंटेज का भी क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पे इस तरह से क्लियरली डिफाइंड नहीं रहता कि वेदर इट इज अ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन और वेदर इट इज अ दैट इज द परसेंटेज क्वेश्चन. एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखेंगे इट इज कम्स इन द क्लब्ड फॉर्म. क्लब्ड फॉर्म होता है क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ द क्वेश्चंस बहुत कम होता है, दैट इज यू हैव टू सॉल्व लेस नंबर ऑफ द क्वेश्चन. बट ऑल्दो अगर देखा जाए कि ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन इन सब की पार्ट की, तो ये बहुत ज्यादा पार्ट पूछा जाता है. अराउंड दैट इज आउट ऑफ 80 क्वेश्चन, दैट इज 50 प्लस क्वेश्चन पूछा जाता है. तो 50 प्लस क्वेश्चन में आपको दैट इज, और वहां पे राउंड अबाउट टू क्लियर दिस प्रीलिम्स पार्ट आपको मिनिमम 45 क्वेश्चन तो करेक्ट आपके हिसाब से करेक्ट सॉल्व करके आना होगा. तो इफ यू वांट टू सॉल्व करेक्टली दैट इज द क्वेश्चन, तो यू हैव टू, यू कैन नॉट इग्नोर ऑल दीज थिंग्स कि ये नहीं, और द पैटर्न इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, ये भी देखना होगा हमें. तो एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ. अगर इसको सॉल्व करना होगा तो क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्मेट है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट है जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑलवेज वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ x प्लस xy by 100 which gives me that is the overall percentage change, which gives me the overall percentage change. ठीक है, आप किसी को भी इंक्रीज ले सकते हैं, किसी को भी वी कैन टेक इट इन द डिक्रीज फॉर्म. एनीथिंग वी कैन टेक इट एज द इंक्रीज और एनीथिंग वी कैन टेक इट इन द डिक्रीज फॉर्म. तो -5 प्लस 6 प्लस -5 इंटू 6 by 100 ये हो गया. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इज वी हैव टू कंसिडर कि पहले वाले को इंक्रीज लेना है व पहले वाले को डिक्रीज करना है. इट इज इमेटीरियल फॉर अस, कोई उस पर फर्क नहीं आएगा, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा. तो -5 प्लस 6 का मतलब हो गया +1 और यहाँ पे हो गया दैट इज -0.3 विच इज इक्वल्स टू 0.7%. तो 0.7%, तो डायरेक्टली वी कैन मार्क द आंसर ओवर देयर एज द 0.7%. ठीक है, द आइडिया इज क्लियर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस पे भी इस क्वेश्चन को इसलिए ले रखा है हम लोगों ने जस्ट टू शो यू कि दोनों जब डिक्रीज करेंगे, तो जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है एवरी टाइम दैट विल बी गिवन इन द इंक्रीज फॉर्म, इट कैन बी डिक्रीज फॉर्म और इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकते हैं इंटरचेंजेबली. वी हैव डिस्कस द फैक्ट. तो इस पे क्या है दैट इज वी कैन सी दोनों ही डिक्रीज हो रहा है. द इट इज द बोथ आर द डिक्रीजिंग. ठीक है,
both are the decreasing, that is the price of an article decreases by 4% while the consumption also decreases by 8%. Find the decrease percentage in the expenditure. Find the decrease percentage in the expenditure. हमें decrease percentage करना होगा. अब expenditure का मतलब हमें तो पता ही है, that is expenditure is equals to how much, that is the price into the consumption. Expenditure is equals to is how much, that is the price into the consumption. तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन अगर है तो ऑलवेज वी कैन डू इट इन दिस वे, एक्स प्लस वाई जनरल जो है, इफ द क्वांटिटीज आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, है ना, विच इज इक्वल्स टू ओवरऑल परसेंटेज चेंज, विच इज इक्वल्स टू द ओवरऑल परसेंटेज चेंज. अब दोनों ही डिक्रीज है, तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन वी टू सेट एक्स द -4 -8 प्लस -4 इंटू -8 बाई 100. तो ये कितना हो जाएगा, -12 प्लस दैट इज द 0.32 which is equals to -11.68%. So that gives me minus, meaning is that is it will always decrease. The decrease is given as the minus, that is the 11.68%. तो सिंपल अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन करना है, दैट इज वी हैव टू ओनली वन स्टेप ऑफ द कैलकुलेशंस वी हैव टू डू. बार बार जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, दैट एक्सप्रेशन जो मैं ये बार बार लिख रहा हूँ, ये जस्ट टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि लेकिन वहां पे आपको नहीं लिखना है, आपको सीधा सीधा दैट इज द फर्स्ट एकदम -4 है, लेकिन सॉल्व करने का टाइम पे दैट इज यू हैव टू बी केयरफुल विद द फैक्ट दैट इज यू आर गेटिंग द माइनस साइन. डिक्रीज का मतलब हो जाएगा माइनस साइन और इंक्रीज का मतलब हो जाएगा दैट इज द प्लस साइन. Okay, moving to the next question. अब इस पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, if you see it is a very good question given. इस पे क्या दे रखा है, that is if all the sides of the cuboid increases, cuboid दे रखा है first of all, cuboid increases by 4%, तो उसकी वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे तो 4% दे रखा है, लेकिन एक्चुअल अगर कैलकुलेशंस करें तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. अगर क्यूबॉइड की वॉल्यूम की बात करें तो द क्यूबॉइड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट हो जाता है. अब तीन चीज, तीनों दैट इज इफ वी से तीन चीजें एक्चुअली प्रोडक्ट के फॉर्मेट पे है. अब क्वेश्चन ये हो गया कि ये ज्योमेट्री के साथ परसेंटेज का दे रखा है, दैट इज अलोंग विद द ज्योमेट्री, दैट इज द परसेंटेज इज द गिवन. So if all the sides of the cuboid increases by 4%, the volume would increases by how much? ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा, 4% की अगर दे रखा है, तो एक्चुअल कैलकुलेशंस को अगर करने का कोशिश करे इस क्वेश्चन में, दैट इज इफ यू ट्राई टू डू द एक्चुअल कैलकुलेशन कि 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि द कैलकुलेशन विल बी डिफिकल्ट ओवर देयर. और इस पे तो मान लेते हैं कि 4% इंक्रीज दे रखा है, तो ये भी हो सकता है इस क्वेश्चन में कि एक पे बोल दिया 3% इंक्रीमेंट, एक पे बोल दिया 4%, मतलब लेंथ 3% से इंक्रीज कर गया, ब्रेथ 4% से इंक्रीज कर गया और हाइट 5% से इंक्रीज कर गया. ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है. अच्छा, ये भी हो सकता है ऑल्टरनेटिवली कि हमारा इंक्रीज दे दिया 3% से इंक्रीज दे दिया, 4% से डिक्रीज दे दिया, 5% से फिर इंक्रीज दे दिया, तो ऑल्टरनेटिव केस भी हो सकता है. तो इन सारे केसेस को देखा जाए तो एक्चुअली कैलकुलेशन वाइज वहां पे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वो इजी नहीं रहेगा, दैट इज टू डू. तो उसीलिए अब सवाल ये होता है, द क्वेश्चन अराइजेस ओवर हियर इन दिस वे कि हमें तो जो द क्वांटिटीज, द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड टिल येट, हमें जो भी हम लोग अभी तक क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व किया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दैट इज क्वांटिटीज दो ही है, जैसा एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, क्वांटिटीज दो ही है, एक्स प्लस वाई. और इसका भी देखा जाए जो यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन को अगर देखे तो ये भी क्वांटिटीज दो ही है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज व्हेन वी कम टू दिस पार्ट, दैट इज इस पे लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट तीनों क्वांटिटीज है. मतलब अब उसको मतलब कैसे उसको अप्लाई करेंगे, दैट वी हैव टू लर्न कि
हमें हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं करना है, दैट इज इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर एवरी केस वी हैव टू लर्न डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला। तो क्यूबॉइड का हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। तो आइडिया इज दैट इज आइडिया ये हो गया, हम लोग ऐसे कर लेंगे दैट इज कोई भी दो क्वांटिटीज को ले लेंगे, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ ले लेंगे व ब्रेथ इनटू हाइट ले लेंगे, और वी कैन कंसीडर लेंथ इनटू हाइट डिपेंडिंग ऑन द चॉइस। ये कोई भी दैट इज आंसर वाइज देयर विल बी नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक एनी टू क्वांटिटीज आउट ऑफ द थ्री क्वांटिटी, आपके पास कोई भी चॉइस रहेगा, आउट ऑफ द थ्री क्वांटिटीज आई कैन टेक एनी टू क्वांटिटी। तो if we take that is any two quantities over here, for example हम लोग अगर लेंथ और ब्रेथ ले रहे, तो लेंथ एंड ब्रेथ के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 4+4, क्योंकि इंक्रीज दे रखा है, +4 इंटू 4/100। तो ये हो गया दैट इज 8.16% की इंक्रीमेंट हो गया। अब देखा जाए कि 8.16% पॉजिटिव आ रहा है इंक्रीमेंट, हाइट भी 4% के इंक्रीमेंट, और दोनों के बीच पे प्रोडक्ट है, दोनों के बीच पे क्या है, प्रोडक्ट है। तो 8.16 से और 4% से इंक्रीमेंट, 8.16% से भी इंक्रीमेंट है, 4% से भी इंक्रीमेंट है, दोनों के केस पे दैट इज द प्रोडक्ट है। तो फिर से हम लोग सक्सेसिव चेंज यूज कर सकते हैं, दैट इज 8.16 प्लस 4 प्लस 8.16 इंटू 4/100। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इन दिस वे वी कैन राइट इट 12.16 प्लस दैट इज ये हो जाएगा 32.64/100, है ना। हालांकि दैट इज दो डिजिट से ज्यादा नहीं चाहिए, जस्ट फॉर द पर्पस, दैट इज ये हो गया, दैट इज 12.16 प्लस 0.3264, तो विच इज इक्वल्स टू 12.48%, है ना। 4864% हो रहा है, तो 12.48% हो जाएगा, तो आंसर शुड बी 12.48%। तो मोर देन थ्री क्वांटिटीज दे विल नॉट आस्क यू, तीन डायमेंशन से ज्यादा है भी नहीं, दैट इज द तीन डायमेंशन हमारे पास ज्यादा है भी नहीं, तो सेम थिंग दैट इज द वी आर डूइंग द सेम थिंग बट वी आर यूजिंग द कैलकुलेशन ट्वाइस, मतलब एक बार यहाँ पे यूज कर लिया तो दैट इज कमिंग आउट दिस, और एक बार यहाँ पे यूज कर लिया, तो वी आर जस्ट यूजिंग द सेम थिंग ट्वाइस, इसके लिए दैट इज वी आर नॉट डूइंग एनी डिफरेंट फॉर्मूला फॉर द, तो तीन क्वांटिटी से ज्यादा दे विल नॉट आस्क यू, इट इज ओनली फॉर द थ्री क्वांटिटी से सीमित रहेगा ये। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है विद द सॉलिड ज्योमेट्री, दैट इज द इट इज अ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन अलोंग विद द सॉलिड ज्योमेट्री। तो ये दे रखा है, दैट इज द इट इज गिवन radius of the base of a right circular cylinder radius of the base of the right circular cylinder is increased by 10% and the height is decreased by 20%. What is the percentage decrease in? दो केसेस दे रखा है, एक तो एरिया की बात कर रहा है, दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द एरिया, दैट इज द एरिया, एक पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो अब हमें तो बेस पता है, दैट इज द सिलेंडर का जो बेस होता है टॉप एंड द बॉटम विच इज ऑलवेज इन द सर्कुलर फॉर्म, तो ये कितना हो जाता है, दैट इज द पाई आर स्क्वायर, which comes out to be how much, that is the pi r square, और वॉल्यूम क्या होता है, the volume comes out to be your pi r square h, the volume comes out to be your pi r square h, clear? तो it comes out to be a pi r square, मतलब pi r square मतलब r into r हो गया, अगर देखा जाए तो ये हो गया pi into r हो गया, pi into r हो गया, तो pi into r का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज 10, pi does not make any changes, तो 10 plus 10 into 10/100 हो गया, तो which is equals to your 21%, which is equals to your that is 21% हो गया। अब क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर का कैलकुलेट कर लिया, सेम द थिंग्स वी विल डू अलोंग विद द एच, तो एच के साथ क्या करेंगे, दैट इज 21 माइनस 20, क्योंकि हाइट तो डिक्रीज कर रहा है, plus that is 21 into minus 20/100, clear? That is the case it is giving me,
तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस दैट इज 4.2%, तो ये हो जाएगा -3.2%। तो ये हो जाएगा दैट इज द, ये माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इस पे पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट गिव्स मी दिस, दैट इज 21% का इंक्रीज एंड 3.2% का दैट इज द वॉल्यूम इज द डिक्रीज। तो सेम थिंग देखा जाए तो सॉलिड ज्योमेट्री अलोंग विद द परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। तो ये दिस इज हाउ दे आस्क यू द क्वेश्चन। तो वहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग वहां पे सैग्रीगेट नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू सैग्रीगेट द फैक्ट कि इट इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज और इट इज बेस्ड ऑन द दैट इज ज्योमेट्री। नेक्स्ट है, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, we cannot do it in the traditional format. The salary of an officer was raised twice successively. The rate of the increase of the second rise was the twice the rate of the first in the percent. The final salary was 68% more than what it was at the beginning. By what percent was the salary raised first time? ठीक है, तो अब यहाँ पे word already it is the given as the word as the successively the word is the given. Successively the word is the already given. अगर successively word दे भी नहीं रखा है, this is the point already I have discussed with you. If the word successively is not given, then also the salary rise is always taken in the successive manner. So the salary of an officer was raised twice successively. The rate of the increase of the second rise was twice the rate of the first in the percent. मतलब अगर ये first की अगर x है, फर्स्ट की अगर x है, तो सेकंड राइज का कितना हो जाएगा, दैट इज द 2x परसेंट वाइज, मतलब x% एंड 2x% हो गया, ये हो गया। ओवरऑल सैलरी हैज इंक्रीज बाय 68%, मतलब 68% से ज्यादा हो गया। तो बोला है मोर देन व्हाट इट वाज एट द बिगिनिंग, बाय व्हाट परसेंट वाज द सैलरी रेज्ड फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार कितना था, x कितना होगा। तो अगर इसकी कैलकुलेशंस ये देखा जाए तो दिस इज एक्चुअली द परसेंटेज टॉपिक इज क्लब्ड अलोंग विद द ज्योमेट्री, ये अलजेब्रा के साथ ये क्लब किया गया, दैट इज अलोंग विद द अलजेब्रा द परसेंटेज टॉपिक इज द क्लब। तो सक्सेसिवली दे ही रखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस x इंटू 2x बाई 100 विच इज गिव्स मी ओवरऑल 68 आंसर, ओवरऑल 68 इट इज गिवन। नाउ अब अगर देखा जाए, इफ वी ऑब्जर्व दिस पार्ट, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें इस वाले पार्ट को, x इंटू 2x आ जाएगा। इफ इट इज x इंटू 2x, इफ इट इज x इंटू 2x, तो वो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो वहां पे नो मैटर आप कितना भी अच्छा हो कैलकुलेशन में, यू माइट बी अ वेरी गुड विद द कैलकुलेशन, बट स्टिल वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पे कैलकुलेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस। तो मोस्टली दैट इज नॉट ओनली इन द परसेंटेज टॉपिक, वेर एवर द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कम्स, तो हम लोग क्या करते हैं, दैट इज वी टेक द हेल्प ऑफ द दैट इज द ऑप्शन। अब ऑप्शन वाइज देखा जाए, तो अगर मानो पहले 25 लेते हैं, तो 25 और 50 मिला के 75 जो होगा नहीं, फिर 15 और 18 अगर लेते हैं, 15 और 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डेसिमल दे देगा, तो तब भी नहीं होगा, क्योंकि 68 इज एन इंटीजर फिगर। 18 अगर लेते हैं, तो 18 और 36, और यहाँ पे फिर से डेसिमल दे देगा, क्योंकि 18 इंटू 36 बाई 100, तो फिर से डेसिमल आ जाएगा, तो वो फिर इंटीजर नहीं होगा। तो ये सारे नहीं हो सकता है, तो ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज द 20, ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज द 20। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द ऑप्शन को प्लग करना, दैट इज वी इंसर्ट द, हम लोग ऑप्शन को इंसर्ट करके आंसर को देखते हैं। जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम वी हैव टू फाइंड आउट इन द क्वेश्चन टू द आंसर फॉर्म, तो ऑलवेज वी कैन फाइंड इन आउट इन द अदर वे, दैट इज द ऑप्शन से भी हम लोग क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो इट इज द जस्ट टू रिड्यूस द कैलकुलेशन थिंग्स, जस्ट टू रिड्यूस। और मोस्टली जो एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन वी ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस। तो 20 को 20 इज द आंसर। अगर देखा जाए तो 20 प्लस 40 हो गया हमारा 60, 20 इंटू 40 बाई 100 हो गया 8, तो 68 हो गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। अब बोला है कि द एंट्रेंस फी
the entrance fee to the parking lot is rupees 1.5. When the fee was lowered, the number of the users of the parking increased by 50% and the collection, है ना, बोला कि अगर फी को जैसे कम किया गया, when the fee has been reduced, तो lowered बोल दिया, फी को जैसे कम कर दिया गया तो क्या हो गया, number of the users increased हो गया and the collection also increased by 25%. The collection also increased by the 25%. By what amount? By what amount rupees was the entrance fee reduced? Amount पे बोला है. हो सकता था इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते, by what percentage? They can ask you, that is by what percentage the entrance fee was the lower. So depending on the things, दोनों का मतलब एक ही है. तो ये है, that is the entrance fee of the parking lot is 1.50. The fee was lowered. तो हमें क्या है, दैट इज द कलेक्शन की अगर बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन, मतलब ये चीज दे नहीं रखा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कलेक्शन. ये आपको पता होना चाहिए कि कलेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा. कलेक्शन का मतलब हो जाएगा व्हाट एवर इज द पार्किंग फी यू आर पेइंग एंड हाउ मेनी यूजर्स आर देयर इन द parking lot. So this is how we find out total collection. The collection is equals to the parking into the number of the users. तो इससे अगर देखा जाए तो वही है, quantities are in the product format पे है, P into U क्या है, product format पे, along with that is the C is given how much, that is the 25% increase हो गया. तो हमें देखना है कि users तो increase हो गया, लेकिन कितने से entrance fee, that is the parking fee, कितने से reduce कर दिया गया. तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 विच इज गिवन ओवरऑल 25% की इंक्रीमेंट, विच इज गिवन ओवरऑल दैट इज द 25% की इंक्रीमेंट. तो ये हो गया, दैट इज द, ये इंक्रीज है, तो ये 50 कर दिया, ये माइनस कर दिया क्योंकि इसको लोअर किया गया, रिड्यूस किया गया, प्लस 50 is equals to your 25. ठीक है, तो is equals to your 25 हो गया, तो ये कैंसल आउट होके 2 हो गया है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस वाई माइनस, तो ये हो जाएगा -3/2y विच इज इक्वल्स टू दैट इज -25, क्योंकि 25 और 50, तो ये कैंसल आउट हो गया, y कितना हो गया, दैट इज 50/3%. ठीक है, y कम्स आउट टू बी और दैट इज 50/3%. y comes out to be a 50/3%. तो अगर परसेंटेज पे क्वेश्चन दे आस्क यू, दैट इज इट विल बी 50/3%. तो 50/3% यू नो हाउ मच इट विल कम आउट. अगर ये अमाउंट के हिसाब से बोला है तो हमें 50/3% की ये इस अमाउंट का फाइंड आउट करना है, दैट इज 1.50 की. तो 50/3% इंटू 100 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1.5. तो ये हो गया 2, ये हो गया 0.5 और ये हो गया 0.25. तो ये हो गया, दैट इज द 0.25. आइडिया इज क्लियर. तो कैलकुलेशन वाइज अगर देखा जाए, ये तो इफ यू लुक एट द कैलकुलेशन वाइज, ये तो मैंने एक्सप्रेशन लिखा, आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ इतना लिखना है और आपको फाइंड आउट करना है. आई एम फाइंडिंग आउट लिटिल बिट एक एक स्टेप का, सो दैट आपकी कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. अदरवाइज ये 2 या 3 स्टेप पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, द वे वी आर डूइंग द कैलकुलेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये दे रखा है, दैट इज at the end of the year 1998, Shepherd bought the 9 dozen of the goats. Henceforth, every year he added P% of the goats at the beginning of the year and sold Q% of the goats at the end of the year, where P is greater than 0 and Q greater than 0. If Shepherd had 9 dozen of the goats at the end of the year 2002, मतलब ये हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर 1998, ये हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर 2002. आफ्टर मेकिंग द सेल्स फॉर द ईयर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू दे रखा है. मतलब ये दे आस्क यू द क्वेश्चन इन दिस वे, दे आस्क यू द क्वेश्चन इन दिस वे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू. तो पी रिलेशन दे रखा है पी और क्यू के बीच में. अब क्या है,
अब इफ यू अंडरस्टैंड द पार्ट, है ना, परचेज भी हो रहा है और सेल्स भी हो रहा है, दैट इज द परचेस इज देयर और सेल्स इज देयर। बट जब परचेस और सेल्स हो रहा है तब क्या है, 9 डजन से उन्होंने स्टार्ट किया है और 9 डजन पे उसने एंड भी किया है ना। इट डजेंट मैटर, ये मैटर ही नहीं होता है कि आपके पास 9 डजन है कि 100 डजन है, द वैल्यू डजेंट मैटर। द मैटर इज दैट अल्टीमेटली द वैल्यू रिमेन्स द सेम। यू स्टार्टेड विद जो वैल्यू से आपने स्टार्ट किया उसी वैल्यू पे आपकी एंड हो गया। तो इट डजेंट मैटर कि कितनी डजन है कितनी क्या है, हो सकता है ये 100 भी दे रखा है तब भी आंसर सेम आएगा, दैट डजेंट मैटर। तो क्या हो जाएगा, परचेस के लिए P माइनस क्यू प्लस P इंटू माइनस क्यू, क्योंकि माइनस इसलिए हो रहा है कि सेल्स के लिए दैट इज डिवाइड बाय 100, ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो 0 हो रहा है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये अ, हर साल एक ही होगा, मतलब हर साल फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 दे रखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि 1998 की एट द एंड पे इतना है और एट द एंड ऑफ द 1999 पे भी इतना ही होगा, दैट इज 9 डजन वॉट एवर द फिगर इज गिवन। अब ये सोचो कि अगर ये फिगर सेम नहीं होगा तो हमें क्या कॉन्क्रीट, मतलब 9 डजन से स्टार्ट होगा और एवरी ईयर इट हैज टू एंड विद द 9 डजन। अगर ये फिगर सेम नहीं होगा, इफ द फिगर्स आर नॉट सेम, तो ऑब्वियसली हमें क्या होगा, एक कॉन्क्रीट रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट। वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट अ कॉन्क्रीट मिलेगा। तो मान के चलते दैट इज द फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन इज ए, द सेकेंड पर्सन इज द बी, ठीक है। तो मतलब जो भी उसकी पेमेंट्स है, तो दोनों की एमोल्यूमेंट सेम है, तो एमोल्यूमेंट्स कितना हो जाएगा, फर्स्ट का कितना हो जाएगा, 165 ए हो गया, है ना, बेसिक पे प्लस द 65% की इंक्रीमेंट। तो 165 की 165% हो गया, वॉट एवर यू वांट टू से। सेकेंड का कितना हो गया, दैट इज 180% ऑफ द बी हो गया, है। अब दोनों का सेम है तो दोनों का दैट इज बोथ आर ई विल बी इक्वल, बोथ ई विल बी इक्वल, तो 165% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 180% ऑफ द बी, ये हो गया। तो 165 बाय 100 ए, मतलब इससे ज्यादा कैलकुलेशंस करने का जरूरत नहीं है, तो ये कैंसिल, ए बाई बी का कैलकुलेशन करना होगा, दैट इज 180 बाई 165, ठीक है। तो दैट विल कम आउट टू बी और 16 बाई 13। तो ये तो कैलकुलेशन सिंपल है, बट इट हैज बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी। तो आप देखो किस तरह से क्वेश्चन दे आस्क यू। Now, it was also asked in the UPSC. This question you can try little bit. This question you can try little bit. The Anita's mathematics test had the 70 problems carrying equal marks. That is carrying equal marks. Anita's mathematics test had 70 problems carrying equal marks. आप equal marks कुछ भी वो कर सकते हैं हम लोग. 10 arithmetic, 30 algebra and 30 geometry. Although she answered 70% of the arithmetic, 40% of the algebra and 60% of the geometry problems correctly. She did not pass the test because she got less than the 60% marks. The number of the more marks she would have to answer correctly to earn 60% of the passing marks. ठीक है ना। हमें क्या पासिंग करने के लिए हमें 60% चाहिए, 70 प्रॉब्लम्स है, मान के चलते कैरिंग इक्वल मार्क्स है तो हर क्वेश्चन का 1 मार्क ले लेते। यू कैन टेक एनी वैल्यू बट 1 मार्क, वट एवर यू टेक, वो ऐसा होना चाहिए आपके लिए, सिंपल होनी चाहिए थोड़ी सी कैलकुलेशन। तो 1 मार्क ईच हो गया तो हमारा टोटल जो हो जाएगा दैट इज 70 मार्क्स हो गया। टोटल इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, दैट इज द 70 मार्क्स। 70 मार्क्स का 60% आई हैव टू कैलकुलेट, तो 60% ऑफ द 70 मार्क्स मतलब हमें 42 मार्क्स होनी चाहिए, दैट इज आई शुड गेट 42 मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब क्या बोला है, 10 इन द अरिथमेटिक, 30 इन द अलजेब्रा एंड 30 इन द ज्योमेट्री, 70% इन द अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक में अगर अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक पे कितना हो जाएगा, 7 मार्क्स हो जाएगा, क्लियर।
अगर 30 एल्जेब्रा, तो एल्जेब्रा पे कितना है, 40% है, तो एल्जेब्रा की बात करें, तो 12 मार्क्स हो जाएगा। और 60% इन ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री की अगर बात करें तो 18 मार्क्स हो गया हमारा, दैट इज ज्योमेट्रिक है। इफ यू टॉक अबाउट द ज्योमेट्री इट इज 18 मार्क्स, तो टोटल जो हो गया दैट इज 37 मार्क्स टोटल, that is you Anita got that is 37 marks. So out of this 37 marks हमें कितना marks passing के लिए और चाहिए, that is the 5 marks. So that means the answer should be the 5. So the number of the more question, so we have considered each question का 1 mark, so 5 question के लिए that is I have to carry the 5 marks. Now next question, if you see the next question, due to the reduction in the price of the mangoes by 30%, a customer can buy 15 mangoes more in the same amount. Find the original number of the mangoes he used to buy. So you can do it in the various ways that doesn't matter, because हम लोग expenditure का बहुत बार that is the definition कर रखा है, that is the expenditure की अगर बात करें तो expenditure is equals to your price into consumption expenditure. तो इस पे प्राइस ज़्यादा जा रहा है, लेकिन जो क्वांटिटीज दे रखा है, रिड्यूस कर रखा है प्राइसेस ड्यू टू द रिडक्शन इन द प्राइस, तो मान के चलते एक्स एंड वाई है, विच इज इक्वल्स टू रिडक्शन हो गया तो 0.7x ले लिया और y प्लस 15 ले लिया। तो सिंपल, दैट इज द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम इन द सेम अमाउंट की बात कर रहा है, दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम अमाउंट, सिंस इट इज द सेम अमाउंट so therefore the expenditure is the same. So if the expenditure is the same, so x gets cancels out. So now you can find out that is y is equals to 0.7y plus 0.7 into 50. So ये हो जाएगा that is 0.3y is equals to your 0.7 into 15. Otherwise also we can do that is 7 by 3 into 15 which is 5. तो ये हो गया मेरा 35. So initially find the original number of the mangoes he used to buy. The original number of the mangoes जो हो जाएगा that will come out to be a 35. Clear? So you can do it in the other ways also. There is no hard and fast rule with respect to such questions. ये भी एक यूपीएससी का क्वेश्चन है. This was also asked in the UPSC. ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन है. कैंडिडेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिस्टेड ऑफ द 60% men and 40% women. ठीक है, एंड यूपीएससी का क्वेश्चन है और ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो दैट इज दिस आर द थिंग्स हैपेंस इन आवर एग्जामिनेशन. The candidates in the competitive examination consisted of the 60% men and 40% women. 70% men and 75% women cleared the qualifying test and entered the final test, where 80% men and 70% women were successful. ठीक है, तो हमें ये देखना है, दैट इज nowadays they give you the questions on options always in this form, that is the language form. तो बहुत सारा क्वेश्चन दैट इज प्रीवियस ईयर आल्सो दे हैव गिवन यू द ऑप्शंस इन दिस फॉर्म, दैट इज इन द वर्ड के, दैट इज द लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा है. तो कैंडिडेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो अब इस पे कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है. तो वी कैन टेक द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स एज एनीथिंग, वी कैन टेक इट एज द 100,000 एनीवेयर, बट द आइडिया इज मोर द नंबर ऑफ द जीरोज, जितना ज्यादा जीरोज होगा उस पे क्या होगा, कैलकुलेशंस आपके लिए इजी हो जाएगा. तो फॉर एग्जांपल आई टेक इट एज द 100 और 1000, इफ आई टेक इट, ठीक है, इफ आई टेक इट एज द 1000, तो मेरा पास मैन वुमेन कितना हो गया, मैन हो गया मेरा 600 एंड वुमेन हो गया दैट इज द 400. क्लियर? 70% men and 75% women cleared the qualifying test. तो qualifying test किसने किसने क्लियर किया, 70%. इसका 70% मतलब 420 हो गया, इसका 3/4 मतलब 300 हो गया. नाउ
फिर दे रखा है and entered in the final test and entered the final test. हेलो, इस समय P इज इक्वल्स टू 40% ऑफ ए, ये दिखाई दे रहा है आपको? आ रहा है? ये क्वेश्चन आ रहा है? ओके, तो वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर. We continue from here. That is, this is the question is given. This is also an UPSC question. That is, P is equals to 40% of the A plus 65% of the B, and Q is equals to 50% of the A and 50% of the B, where A is greater than the B. This is the condition is the given. That is, A is greater than the B. This is the condition is the given. Now, iska different values we can insert. Iska just I am giving you the example. A is greater than the B, मतलब A की value, A की value 100 ले लिया, B की value 110 ले लिया. एक values ये देख सकते हैं. दूसरा values हम देख सकते हैं, A की value 100 ले लिया, B की value we can take it as 200. और तीसरा दे सकते हैं, that is sorry, A की value 110, just the opposite we have to consider. A key value, that is, we can take 110, B key value we can take it as 100, A key value that is 200, and B key value as the 100, और एक ले सकते हैं, that is A key value 150 and B key value as the 100. So in every case we will see, that is, in every case we will find out, that is, we will get the different values. If we will get different values, so we can say none of the above. That is, some first पे हम लोग देखेंगे कुछ और रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, दूसरे पे देखेंगे कुछ और रिलेशन पी एंड क्यू, और तीसरे पे कुछ और देखेंगे रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू. तो हर एक पे, दैट इज पी एंड क्यू का क्या होगा, अलग अलग रिलेशन आ जाएगा. ऑल्दो इट इज स्लाइटली calculation based question, is a slightly a calculation based question, but ऐसे ही होता है, that is the, they ask you the question in the calculation based also sometimes, मतलब कभी कभी calculation based question भी they ask you. तो हर एक पे अलग अलग P and Q का relation आएगा. अगर concrete relation आएगा, then only we can say that is P is greater than Q or Q is greater than P in this way. Okay, this was also asked in the UPSC. ये भी UPSC का ही क्वेश्चन है. That is, a student appeared in the 6 papers. The maximum marks are the same for each paper.
his marks in this paper are in the proportion of 5 is to 6 is to 7 is to 8 is to 9 is to 10. Overall, he scored 60%. In how many papers did he score more than that, or sorry, score less than 60% of the maximum marks? तो ये रेशियो पे दे रखा है. तो अब देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड. ये रेशियो को क्लब करते हुए परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा. रेशियो इज द क्लब अलोंग विद द परसेंटेज. तो ये क्या हो गया, दैट इज ओवर देयर. हमें ये नहीं पता चलेगा कि वेदर इट इज अ परसेंटेज क्वेश्चन और वेदर इट इज अ रेशियो क्वेश्चन. तो ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछा जाता है, दैट इज ऑलवेज इट इज क्लब्ड एंड फाइंड आउट. तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज हमें पता है हाउ टू फाइंड आउट द ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज. ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज क्या होता है, दैट इज whatever is the marks obtained divided by the total maximum marks. तो हर एक पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स है फॉर एवरी पेपर की मैक्सिमम मार्क्स ले लेते हैं जनरली. दैट इज द सिंस इट इज गिवन इन द परसेंटेज पार्ट, तो जनरली वी कंसिडर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द पेपर एज द 100. तो ये क्या हो गया, मार्क्स ऑब्टेंड कितना हो जाएगा, दैट इज 5x हो गया. वाई एक्स, दैट इज रेशियो का कॉन्सेप्ट का आपको पता ही है कि x इज अ फैक्टर. हमें क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता होता है तो वी मल्टीप्लाई विद अ सर्टेन फैक्टर, तो फैक्टर कैंसल आउट होगी, रेशियो हो रखा है. तो 5x हो गया, एक पे 6x हो गया, एक पे 7x, देन 8x, देन 9x, देन 10x. दीज आर द वेरिएबल, or we can say that is the variable constant. हमें लेना पड़ेगा जो भी whatever term you are going to use it, so we can understand that these are the things we have to consider. So total marks obtained जो हो गया, that is if we consider the total marks obtained, total marks obtained हो गया, that is if we see it is a 45x. तो हमारा जो एग्रीगेट परसेंटेज हो जाएगा, एग्रीगेट परसेंटेज होगा दैट इज 45x डिवाइडेड बाय द 600 into 100 इज 60%. ये दे रहा, तो ये कैंसल आउट हो गया. ये 60% का मतलब 60 इज गिवन, तो परसेंट में तो कन्वर्टेड है ही वो. 45 का 15 का 3 हो जाएगा, 15 का 4 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, फिर x की वैल्यू हो गया 8. मतलब द वेरिएबल कांस्टेंट जो हम लोग बात करते हैं, दैट वेरिएबल कांस्टेंट इज कमिंग आउट टू बी 8. नाउ 8 से अगर मल्टीप्लाई किया चीजों को, दैट इज इफ यू मल्टीप्लाई द केस, कि इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 जा 56 हो गया और 8 8 जा 64 हो गया. तो ये तीनों 60% से ज़्यादा है, ये तीनों 60% से ज़्यादा है, ये तीनों 60% से कम है. तो 3 ऑफ द सब्जेक्ट्स, दैट इज द स्टूडेंट हैव स्कोर्ड लेस देन द 60%. ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है. दिस इज आल्सो आस्क्ड इन द यूपीएससी. ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है आपका. If the price of an article is decreased by 20%, if the price of the article is decreased by 20% and the new price is increased by 25%, then what is the net change in the price? So it is the same thing. It is, अब ये increase decrease बोला है. Sometimes you can say it is a successive change, मतलब discount अगर होता है, the same concept if we have the discount concept, तो discount concept पे क्या हो जाएगा, that is दोनों ही decrease हो जाएगा, both the things will get in the decrease form. But इस पे क्या दे रखा है, एक पे decrease दे रखा है, फिर increase दे रखा है, तो meaning is the same thing. तो decrease दे रखा है -20 plus 25 plus that is -20 into 25 by 100, वही है, दैट इज द सक्सेसिव चेंज की जो बात किया, विच इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज, विच इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज. तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा -5, तो ओवरऑल दैट इज द 0% हो जाएगा. क्लियर. Now these are the question you can that is we can do later on. Let's see कोई
अब ये दे रखा है द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन सर्टेन आइटम वाज 25%, then the price was decreased by 20% and then again increased by 10%. What is the resultant? ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है. अब जो पिछला क्वेश्चन किया था दैट इज 25 और 20 का, तो उस पे हमें पता चल गया. इस पे 3 बार दे रखा है. दैट इज हम लोग ये भी डिस्कस किया हुआ. इफ इट इज गिवन 3 टाइम्स तो व्हाट विल हैपन. इफ इट इज गिवन 3 टाइम्स तो व्हाट विल हैपन. ये भी हम लोग डिस्कस किया हुआ है ना. So the increase in the price of a certain item was 25%, then the price was decreased by 20%, and then again increased by 10%. What is the resultant increase? So एक चीज हो गया 25 minus 20 plus 25 into minus 20 by 100, which gives me the 0%. उसके बाद फिर 10% से increase हो गया. So overall that is it has to be increased by the 10%. Clear? Idea is clear? ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है. दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन द यूपीएससी. अब ये एल्जेब्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, वेरिएबल्स है, चीजें है, बट स्टिल द परसेंटेज कॉन्सेप्ट इज द एप्लीकेबल. स्टिल द परसेंटेज कॉन्सेप्ट इज द एप्लीकेबल. तो यहाँ पे बोला है व्हेन that is when 70% of the x is added to another number y, the sum becomes 165% of y. तो मतलब ये बोला है कि 70% of the number x ये हो गया. तो ये एक्चुअली हो गया मेरा 70% ऑफ x इज इक्वल्स टू 65% ऑफ y. तो x बाई y की अगर रिलेशन फाइंड आउट करें तो 16/70 हो जाएगा, 5 से चला जाएगा तो 13/14 हो गया. पहला चीज. नाउ व्हेन 60% ऑफ द x is added to another number z, then it becomes 165%. तो फिर से दूसरा दे दिया 60% of the x is added to another number z, so it becomes 165% of the z. तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 60%. ये हो गया तो हमारा 13/12. तो हमें रिलेशन अगर फाइंड आउट करना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन, तो x की वैल्यू 13 हो गया है ना, y की वैल्यू 14 हो गया एंड z की वैल्यू 12 हो गया. दिस वे वी कैन डू बिकॉज द रेशियो इज द गिवन. तो अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट सबसे ज्यादा कौन है, y है, फिर x है, फिर z है. तो दिस c शुड कम. ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है. This is the UPSC question. Two candidates X and Y contested an election. 80% of the votes cast their 80% of the voters cast their votes, and there were no invalid votes. There were no nota, that is none of the above option. X got 56% of the votes cast and won by 440. What is the total number of the voters in the voter list? अब ये जो है ओन बाय, मतलब x को मिला 46% एंड ओन बाय 440. तो ये जो 1440, सॉरी, ये जो 1440 की बात हो रहा है, तो दे आर टॉकिंग अबाउट द मार्जिन. कितने मार्जिन से मतलब x गॉट, मतलब टोटल जो वैलिड वोट्स पे से x को कितना मिला आउट ऑफ द टोटल वोट्स, दैट इज द x गॉट हाउ मच इज द वैलिड वोट्स. तो ये हो गया दैट इज द 56% अगर x को मिला, तो दूसरा y को कितना मिला हुआ. x अगर 56 वैलिड वोट पे से,
तो y को मिला होगा 44%। दोनों के बीच पे अगर वो देखा जाए, that is the margin which is equals to 1440, that is the 12%, but the 12% किस चीज का है? valid votes का, which is 80%। तो 80% of the voters of उसकी हो गया 12%, which is given out to be 1440। this is the meaning of the question। दिस इज द मीनिंग ऑफ द, मतलब जितना वोटर्स है वो सब के सब दैट इज उस दिन कास्ट नहीं किया वोट, दैट इज एवरीबॉडी डिडंट कास्ट देयर वोट्स। तो जितना वोटर्स है उसकी 80% वो हो गया, 80% इज द केस केम, एंड उसकी जो मार्जिन आ गया दैट इज विनिंग माइनस लूजिंग विच इज 1440। तो एक्स एंड वाई का डिफरेंस आ गया। तो दिस गिव्स मी दैट इज नंबर ऑफ द वोटर्स आई हैव टू फाइंड आउट। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं 80/100 इंटू 12/100 इंटू वी। वी इज द नंबर ऑफ द वोटर्स, 1440 हो गया। तो 12 120 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 4 2 जा चला गया, 4 3 जा चला गया, तो 15 का आ गया, दैट इज द 15,000। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज along with the परसेंटेज के साथ कैसे चीजों को क्लब किया गया। द वेट ऑफ एन एम्प्टी बॉटल is 20% of the weight of the bottle when filled with some liquids. Weight of when some of the liquids has been removed, then the bottle along with the remaining liquid weighs half the original weight. What fractional part of the liquid has been removed? What fractional part of the liquid has been removed? The weight of the empty bottle. Clear? The weight of an empty bottle is 20% of the weight of the bottle when filled with some liquids. The sum of the liquid has been removed was there, then the bottle along with the remaining liquid weighs half of the original weight. What fractional part of the liquid has been removed? तो ये क्या हो गया, मान के चलते दैट इज द बॉटल प्लस लिक्विड is the 100 units. For example, we consider that is the bottle plus the liquid is the 100 units, है ना? उसमें से 20% इज द वेट ऑफ द बॉटल, तो बॉटल हो गया मेरा, दैट इज द बॉटल हो गया मेरा 20 यूनिट्स, तो लिक्विड मेरा हो गया 80 यूनिट्स। लिक्विड मेरा हो गया, दैट इज द लिक्विड आई हैव द 80 यूनिट्स। तो 20% of the sum of the liquid has been removed, then the bottle along with the remaining liquid, that is bottle plus liquid मेरा अब कितना हो गया, that is the 15 units। बॉटल प्लस लिक्विड 15 यूनिट्स। तो बॉटल अगर 20 यूनिट्स है, अगर रिमूव कर दिया तो बॉटल का वेट जो है वो फिक्स्ड है। तो बॉटल का वेट अगर फिक्स्ड है, ये 20 यूनिट्स हो गया। लिक्विड का वेट तो कितना हो गया, 30 यूनिट्स। तो यहाँ से कितना रिमूव कर दिया गया, 50 यूनिट्स हैज बीन रिमूव। फ्रैक्शन कितना है, दैट इज 50/80 हो गया, दैट इज 5/8 फ्रैक्शन। अब इसी फ्रैक्शन को दैट इज दे कैन आस्क यू इन द परसेंटेज फॉर्म एज वेल। इसी फ्रैक्शन को दैट दे कैन आस्क यू इन द परसेंटेज फॉर्म। तो जैसा 5/8 बोल दिया, तो फ्रैक्शन में दैट इज इन सब की अगर फ्रैक्शन देखा जाए, इस वैल्यूज को अगर सभी वैल्यूज को अगर फ्रैक्शंस देखा जाए, 2/3 है तो 2/3 इज द 66.67%, 1/3 है तो 33.33%, 2/5 है तो 40%, 5/8 है तो 62.5% होगा। अब क्या है, दैट इज द और एक डायमेंशंस मिल जाएगा आपको, दैट इज द मतलब ये मत सोचना कि परसेंटेज का क्वेश्चन चल रहा है तो सिर्फ परसेंटेज के ऊपर ही क्वेश्चन होता है, ऐसा पता, इट इज अ क्लब फॉर्म। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, द थिंग्स आर कम्स आउट टू बी इन द क्लब फॉर्म। तो ये हो गया, दैट इज द फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 90% वाटर while the dry grapes contain 20% water. What is the weight of the dry grapes obtained from the 20 kg of the fresh grapes? तो fresh grapes contain 90% water दे दिया,
तो एक तरफ ले लेते हैं फ्रेश ग्रेप्स और एक तरफ ले लिया ड्राई ग्रेप्स। अब ड्राई ग्रेप्स का दैट इज द डेफिनेशन इज आल्सो गिवन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ड्राई ग्रेप्स? तो ड्राई ग्रेप्स का डेफिनेशन है दैट इट कंटेन्स वाटर, इट कंटेन्स वाटर 20%, और फ्रेश ग्रेप्स का जो डेफिनेशन है वाटर इट इज द 90%। तो ये जो पल्प है और इस पे जो पल्प है, ठीक है, ये देखना है। तो अब बोला है कि हमें जो 20 पल्प मतलब क्या हो जाता है, जो कोई भी फ्रूट पे इफ यू इन एनी फ्रूट इट इज कंसिडर्ड any fruit you have the water content and the pulp content. In any fruit you have the water content and the pulp content. तो water content 90% हो गया, तो 10% हो गया आपका pulp इस केस पे, और इस पे हो जाएगा 80% हो जाएगा pulp है? लेकिन लेकिन the idea is when we have to convert a fresh grapes to the dry grapes, जब हमें कोई भी फ्रेश चीज को ड्राई पे कन्वर्ट करना है, तो हमें जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट को रिमूव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिमूव द थिंग्स इन द वी कैन नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द सॉलिड पार्ट। व्हाट वी कैन रिमूव द वाटर कंटेंट को इवेपोरेट करके कैसे भी करके वी कैन रिमूव द वाटर कंटेंट सो दैट द वेट कम हो जाए। So that's why the common idea is that is the weight जो fruit होता है, that is the weight fruits are the share. Dry fruits are the costlier than your fresh fruits. तो ये है that is this is given that 20 kg is given. This is the 20 kg is the given. 20 kg मतलब इसका हो जाएगा 18 kg और ये हो जाएगा कितना हमारा पास 2 kg, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पल्प तो सेम रह जाएगा 2 kg, दैट जस्ट नाउ वी हैव discussed that is we cannot remove the pulp, that is the solid part. What we can remove the water content, we can remove the water content। तो ये अगर 2 kg है तो वाटर कंटेंट मतलब 80% अगर 2 kg है तो 20% कितना होगा टोटल फ्रूट है, दैट इज 80% इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू 2 kg। तो 20% कितना हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा दैट इज द 1/4 ऑफ इट, दैट इज 0.5 kg। तो ये हो जाएगा 0.5 kg, तो टोटल वेट जो हो गया दैट इज 2.5 kg। तो टोटल जितना हो गया दैट इज 2.5, total weight comes out to be, or that is the 2.5। so all the discussion that is the we have done based on the percentage, मतलब परसेंटेज पे जो जो एंगल पे विच एवर फॉर्म और जो जो तरीके से दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन और प्रीवियसली दे हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस पे किया हुआ है ड्यू फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू। नाउ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए दैट इज द मतलब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे जो पहला चीजें हमें जानना जरूरी है दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग वी हैव टू नो इन द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, दैट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन तो सभी को पता ही है, दैट इज द एवरेज स्पीड का डेफिनेशन हो जाता है एवरेज स्पीड का जो डेफिनेशन हो जाता है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। अब जब भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक हम लोग करें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द यूनिट्स, ये सब ये ध्यान रहना चाहिए। यूनिट्स मतलब जैसा मीटर, किलोमीटर्स, सेकेंड्स, आवर्स, मिनट्स, जो भी फॉर्मेट पे दे रखा है दोज आर द थिंग्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद। तो एवरेज स्पीड हो गया दैट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम, यही डेफिनेशन होता है। कोई भी दैट इज इन एनी टॉपिक, सिर्फ ये तो हम लोग आज उठा रहे, बट फॉर एनी टॉपिक वी शुड नॉट चेंज द डेफिनेशन। फॉर एनी टॉपिक वी शुड नॉट चेंज द डेफिनेशन, वी शुड कीप द डेफिनेशन, क्योंकि जैसे डेफिनेशन वी चेंज इट द आंसर विल बी द रॉन्ग। मोमेंट वी चेंज द डेफिनेशन द आंसर विल बी द रॉन्ग। तो इसी के ऊपर देखते हैं दैट इज द डिफरेंट टाइप्स व्हाट दे हैव आस्क्ड यू इन द यूपीएससी। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, ये एक्चुअली यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्रीवियस इज आल्सो द ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। टू सिटीज ए एंड बी आर द 360 किलोमीटर अपार्ट,
टू सिटीज ए एंड बी आर द 360 के। अब इस पे देखा जाए कि ये जो डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस हमें मैटर नहीं करेगा इफ यू हैव टू फाइंड आउट द, क्योंकि अगर डिस्टेंसेस सेम है तो it doesn't matter. In some of the question might be given that the distances are the same. In certain case it might be given the distances are the same. So two cities A and B 360 दे रखा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है the word same is also given. A car goes from A to B with a speed of 40 kilometers per hour and returns to A with a speed of 60 kilometers per hour. What is the average speed of the car? तो हमारा एवरेज स्पीड अगर फाइंड आउट करना है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट, तो हम लोग स्ट्रेट वे दैट इज वन ऑफ द रिलेशन, यू माइट बी नोइंग इट, दैट इज द एवरेज स्पीड का जो रिलेशन होता है व्हेन द डिस्टेंसेस आर द सेम, दैट इज ट्वाइस यू बी अपॉन यू प्लस वी। ठीक है, ट्वाइस यू बी अपॉन यू प्लस वी। तो ये हो जाएगा दैट इज 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60। तो ये हो जाएगा दैट इज 2 इंटू 40 इंटू 60 बाई 100। ये कैंसल आउट हो गया, तो ये हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका 48 किलोमीटर। लेकिन अगर मान के चलते अगर मुझे फॉर्मूला वाइज नहीं करना है और मुझे इसी से करना है, तो सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो 40 और 60 दे रखा है, ये जो 40 और 60 दे रखा है, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ द 360। तो मान लेते हैं कि 360 टोटल, दैट इज फ्रॉम अ कार गोज फ्रॉम ए टू बी विद द स्पीड एंड रिटर्न्स टू ए। तो मान लेते ए टू बी के लिए टाइम कितना लग जाएगा, दैट इज द T1। इफ यू टॉक अबाउट द T1, तो 360 अपॉन 40 विच गिव्स मी द 9 आवर्स। अगर रिटर्न किया दैट इज T2, दैट इज 360 अपॉन 60 विच गिव्स मी द 6 आवर्स। तो दैट गिव्स मी दैट इज द एवरेज स्पीड। अगर मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज वी नो द डेफिनेशन, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हो गया 360 प्लस 360, ये 720 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 अपॉन द 50। क्लियर? So if you find out with this case, that is you will get the same answer as the 48 kilometers per hour. तो आंसर में चेंज नहीं होता है। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि दे हैव गिवन यू they have given you the distances to be the same. तो distances to be the same जब दे रखा होगा, then we will try to take the multiples of the speed. जैसा 40 और 60 दे रखा है, तो उसकी मल्टीपल्स ले लेंगे और we will try to find out the thing. जैसा 40 और 60 का मल्टीपल्स अगर हमने 240 भी लिया, even if we take as the 240, then also the answer will be the same. Then also the answer will be the same. Even if I take it as 120, same लेके अगर मानो the distance if I take 120 kilometer, then also the answer will be the same. तो ये है that is this is how we find out. अगर मानो values नहीं दे रखा है, कोई भी numeric values if it is not given, so this is how we find out the things. तो अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, that is if we come to the if we come to this question, that is 1/3. अब ये क्या बोला है, that is 1/3 of a journey is covered at the 25 kilometers per hour, 1/4 at the rate of 30 kilometers per hour, and the rest at the 50 kilometers per hour. Find the average speed of the whole journey. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज हमें डिस्टेंस नहीं पता है, वी डोंट नो द डिस्टेंस, तो वी कैन ऑलवेज टेक द डिस्टेंस एज द कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस 25, 50 एंड 30। दैट इज हम कोई भी एक मल्टीपल ले लेंगे, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वैल्यू लेना है, यू कैन टेक इट एज द सेकंड वैल्यू, इन एनी केस द आंसर्स विल बी सेम। तो हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं 25, 30 और 50 का, तो हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज 150। तो
इंस्टेड ऑफ टेकिंग एज 150 वी कैन टेक इट एज 1500, तो उस पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। जस्ट टू ईज आवर कैलकुलेशन, just to ease our calculation, instead of taking as the 150 we are taking as the 1500, ठीक है। तो now first time that is t1 कितना हो जाएगा, what will be the t1, that is 1/3 of a certain journey, 1/3 कितना हो जाएगा, that is 500 by 25, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 20 आवर्स। t2 कितना हो जाएगा, 1/4, है ना, 1/4 मतलब it will come out to be half, कितना हो गया, that is 750 or 375, so it will come out to be 12.5 hours, ठीक है। अब कितना हो गया, दैट इज रेस्ट बोला है, रेस्ट कितना हो गया, दैट इज इन दोनों डिस्टेंस को अगर देखा जाए, इफ वी कैलकुलेट दीज टू डिस्टेंसेस 500, तो 875 हो गया। 875 अगर हो गया तो हमारे पास बचता है कितना, दैट इज T3 के लिए डिस्टेंस बच गया 625, दैट इज T3 के लिए हमारे पास बच गया, दैट इज 625, तो 625 बाई 50 हो गया मेरा, दैट इज 12.5 आवर्स, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस मेरा 1500 है, तो एवरेज स्पीड अगर मुझे फाइंड आउट करना है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, तो इट कम्स आउट टू बी, और 1500 इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज द 45, divided by the total time is the 45, which is gives me, that is 100 by 3. 100 by 3 is nothing but 33 and 13 kilometers per hour, 33 and 13 kilometers per hour, ठीक है। तो इस पे ये समझ में आ गया हमें, अगर मतलब कोई भी वेरिएबल डी लेना है, तो डी को दैट इज वी कैन टेक इट एज द, डी को वी कैन टेक इट एज द मल्टीपल ऑफ द वैल्यूज, दैट इज 25, 30 एंड द 50। Now, next question you can do similarly. You can try little bit. It is the similar question, but it is given in the percentage. It is given in the percentage form. तो ये दे रखा है, दैट इज द सेम आंसर है, आंसर विल रिमेन द सेम, दैट इज द पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम x and y at a speed of 40 and 50, 40 and returns back at a speed of the at a increasing his speed by 50%. So initially if the speed is the 40 kilometers per hour and increasing the speed by 50, तो increase करने के बाद उसका speed कितना हो जाएगा, that is the 60 kilometers per hour, एवरेज स्पीड। तो वही है एवरेज स्पीड, यू कैन फाइंड आउट, यू कैन टेक इट एट एनी वे। अब इस पे हम लोग देख लेते हैं कि जो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया था, द प्रीवियस क्वेश्चन वी कैन टेक एनी डिस्टेंस, जरूरी नहीं है हमें 360 लेना है, 240 वी कैन टेक एनी डिस्टेंस, बट वो कॉमन मल्टीपल लेने में थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो वी कैन टेक द डिस्टेंस एज द एलसीएम ऑफ, दैट इज 40 and 60, which gives me that is 120 kilometers, है ना। 40 and 60 as the 120 kilometers। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज T1 ले सकते हैं 120 by 40। इफ वी डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, तो सिंपली हमें डेफिनेशन वाइज जाना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं कि वी कैन रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ द ट्वाइस यूवी अपॉन, क्योंकि वो जो डिराइव फॉर्म है ना, जो पहले दैट इज, ये जो ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड, दैट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन जो फॉर्मूला है डेफिनेशन वाइज ये हो गया, जो फॉर्मूला है दैट इज द एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का ट्वाइस यूवी
अपॉन u प्लस v, है ना। ये भी डिराइव्ड है इसी फॉर्मेट पे जो हम लोग बार बार डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं, बट दिस फॉर्मूला, ये भी क्लियर होनी चाहिए, ये फॉर्मूला लेकिन इस पे यूज नहीं होगा अगर थ्री अनइक्वल डिस्टेंसेस हो जाए। जैसे इस पे तीनों डिस्टेंसेस अनइक्वल है, 500, 375 एंड 625। जब अनइक्वल डिस्टेंसेस हो जाए, सबसे आसान तरीका है दैट इज टेक द डिस्टेंस एज द d एंड फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दैट डिस्टेंस। सबसे आसान तरीका ये है। नाउ रिलेशन बिटवीन टाइम एंड स्पीड, स्पीड एंड टाइम, तो ये सबको पता ही है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि यूनिट्स का यू शुड बी वेरी केयरफुल विद द यूनिट्स व्हेन यू आर डूइंग दिस टॉपिक ऑफ द टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू दैट इज द स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू दैट इज द स्पीड इनटू टाइम। तो क्या रिलेशन है, अगर रिलेशन की बात करें तो इफ द डिस्टेंस इज कांस्टेंट और सेम, हमेशा याद रखना, इफ डिस्टेंस is same or constant, if the distance is same or the constant, then speed is always inversely proportional to the time, speed is always inversely proportional to the time। inversely proportional to the time का मतलब हो गया सेम डिस्टेंस पे, अगर आपके पास मान लेते हैं डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, अगर आप स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड को डिक्रीज कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर इस तरह से चीजें देखा जाए तो जैसा मान लेते हैं पहला डिस्टेंस हम लोग मूव किया S1 T1, मतलब स्पीड S1 है, टाइम T1 है। दूसरा सेम डिस्टेंस को हम लोग मूव किया S2 T2, स्लाइड चेंज कर दिया स्पीड का, तो टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो वी कैन इक्वेट दीज टू रिलेशन व्हेन वी कैन से S1 T1 इक्वल टू S2 T2, है ना। So, but this is only applicable, but this is only applicable whenever the distances are the same। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, दैट इज दिस इज द यूपीएससी क्वेश्चन। If a boy walks from his house to the school at the rate of 4 kilometers per hour, he reaches school 10 minutes। अब यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, ये भी ध्यान रखना होगा, ओवर हियर इट इज गिवन किलोमीटर्स पर आवर, ओवर हियर इट इज गिवन इन द मिनट्स फॉर्म। So if a boy walks from his house to his school at the rate of 4 kilometers per hour, he reaches school 10 minutes earlier than the scheduled time. However, if he walks at the rate of 3 kilometers per hour, 3 kilometers per hour, he reaches school 10 minutes later than the scheduled time. Later than the scheduled time. Find the distances between the school and the house. Find the distance between the school and the house. ठीक है, ये दे रखा है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस पे जो स्कूल और बीच पे जो स्कूल और हाउस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है फिक्स्ड है, दैट इज द डी। यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे मिनट्स है और दिस इज गिवन इन द किलोमीटर्स पर आवर। तो बार बार वी आर डिस्कसिंग वन थिंग, दैट इज इट शुड बी वेरी क्लियर, दैट इज द यूनिट शुड बी वेरी, यू शुड बी वेरी केयरफुल। तो जब 4 मीटर देन द इज रीचिंग 10 मिनट्स अर्लियर देन द शेड्यूल टाइम, तो ये हो गया मतलब 4 इंटू दैट इज S1 T1 हो गया, एक्चुअल टाइम ये हो गया उससे कम लग रहा है, तो 10/60 कर दिया, विच इज इक्वल्स टू 3 अगर हो गया तो 10 मिनट शेड्यूल टाइम से ज़्यादा लग रहा है, 10 मिनट शेड्यूल टाइम से ज़्यादा लग रहा है। तो हम तभी इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, दैट इज द प्रीवियस रिलेशन। यू कैन सी दिस प्रीवियस रिलेशन ऑफ S1 T1 इक्वल टू S2 T2। इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यूपीएससी ने आगे भी, दैट वी विल डू। ये तभी जब हम लोग क्वेश्चन से इंटरप्रेट कर पाए, व्हेन वी कैन इंटरप्रेट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट इज द डिस्टेंसेस आर द सेम और द कांस्टेंट। तो व्हेन वी सॉल्व दिस पार्ट, so this comes out to be 40 minus 40/60, which is equals to that is 3t plus 30/60। क्लियर? तो t कितना हो गया मेरा 70/60। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, इधर
to find out the distance, either I put the value of t this side और I put the value of the t this side, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस की बात है, मतलब दोनों ही डिस्टेंस ही है। अगर मैंने इस साइड पुट किया, इफ आई पुट इन दिस साइड, तो 4 इंटू 70/60 माइनस 10/60 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 1 हो गया, तो 4 आ गया। तो मेरा जो इधर भी पुट करेंगे, इफ आई पुट इट ऑन द राइट हैंड साइड, देन आल्सो इट विल गिव मी द 4 किलोमीटर्स पर आवर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज नॉट अबाउट, दूसरी तरीके से भी हो जाएगा, दैट इज यू कैन फाइंड आउट द आंसर इन द अदर वे आल्सो। द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज टू फाइंड आउट विद द concept of that, if the distances are the same, always we can use this relation of, if the distances are the same, always we can use this relation of s1 t1 equal to s2 t2। हाँ, ये सिमिलर क्वेश्चन दैट इज यूपीएससी ने पूछा हुआ है, दैट सिमिलर, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये रिलेटेड टू द, वी कैन से इट इज एन यूपीएससी क्वेश्चन। बोला है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, है ना, स्टॉपेज को एक्सक्लूड कर दिया तो उसकी एवरेज स्पीड ज़्यादा है 54 किलोमीटर्स पर आवर, एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज मतलब टाइम इंक्लूड, जब स्टॉपेज को इंक्लूड कर दिया, व्हेन वी आर इंक्लूडिंग द स्टॉपेज, तो ये क्या हो गया, दैट इज द टाइम इंक्रीज हो गया। तो क्या हो गया, दैट इज द, जो उसकी एवरेज स्पीड है वो 45 किलोमीटर्स पर आवर है। फॉर हाउ मेनी मिनट्स, क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। तो ये जो इंक्लूडिंग स्टॉपेज है, तो इस पे क्योंकि एवरेज स्पीड इसलिए कम हो गया क्योंकि टाइम इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस तो सेम है, टाइम इंक्रीज हो गया, टाइम इंक्रीज होते एवरेज स्पीड डिक्रीज कर गया। और एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज गिवन इज द 54 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको S1 ले लेते और यहाँ पे T1 लिख लेते। T1 इज द टाइम एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। अब इस पे ये ले लेते हैं S2 और यहाँ पे T2 ले लेते हैं, दैट इज द टाइम इज इंक्लूडिंग स्टॉपेज। तो एक तो ये हो गया। अब मुझे क्वेश्चन से ये भी इंटरप्रेट करना है, दैट इज द distance are same distance के लिए they are actually given the two average speed, one is the excluding stoppage, another is the including stoppage। तो ये हो गया S1 T1 equal to S2 T2, ये हो गया। तो S1 सॉरी, तो ये हो गया दैट इज T1 by T2, ये हो गया S2 by S1। S2 कितना है मेरे पास 45, S1 कितना है मेरे पास 54, 5/6 होगा। T1 का टाइम कम ही होगा क्योंकि उस पर स्टॉपेज टाइम इंक्लूड नहीं है, और T2 का टाइम ज़्यादा हो गया क्योंकि उस पर स्टॉपेज टाइम, मतलब ये बोल दिया, ये जो रेशियो है, इस रेशियो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉपेज टाइम दैट इज व्हेन इट इज द स्टॉपेज टाइम इज देयर, वो 6 घंटा कुछ भी होगा, 6 घंटा 5 घंटा 50 घंटा 60 घंटा, दैट टोटली नॉट आवर, बट 10 दैट इज नॉट आवर, दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है जो भी टाइम होगा, द टाइम विल बी गिवन इन दिस रेशियो, द टाइम विल बी गिवन इन दिस रेशियो ऑफ द 5:6। ठीक है, तो मुझे फाइंड आउट करना है फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, है ना। तो मुझे पर आवर के हिसाब से देखना है। T2 इज द टाइम इंक्लूडिंग स्टॉपेज, तो मेरा स्टॉपेज टाइम तो 1 घंटा है, पर आवर के हिसाब से देखें तो डिवाइड बाई 6, तो 1/6 आवर है, मिनट्स के हिसाब से करेंगे तो इंटू 60, तो एवरी टाइम इट इज द 10 मिनट्स द स्टॉपेज। तो 6 से क्यों डिवाइड किया, दैट शुड बी वेरी क्लियर। 6 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 6 से इसलिए डिवाइड किया कि आइडिया इज कि हमें फाइंड आउट करना है जिसपे स्टॉपेज टाइम इंक्लूड है ना, इंक्लूडिंग स्टॉपेज। क्योंकि T1 से डिवाइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस पर स्टॉपेज टाइम इंक्लूड नहीं है, स्टॉपेज टाइम इंक्लूड होगा तभी जाके हमें एवरी आवर में स्टॉपेज टाइम की मिनट्स पता चले।
Now, next question. It is similar to the UPSC question actually. A person travels 285 kilometers in 6 hours. 285 kilometers in 6 hours. In the first part of the journey, he traveled 45 kilometers per hour by bus. In the second part, he travels 55 kilometers per hour by train. Find the distances traveled by train. तो इसको मतलब हम लोग कैलकुलेशन वाइज भी कर सकते हैं. वी कैन डू इट इन द फॉर्म ऑफ द कैलकुलेशन. अदर देन द कैलकुलेशन हाउ वी कैन डू इट. एक तो हम लोग को मतलब सभी ने एक प्रोसेस किया था, दैट इज द एलिगेशन प्रोसेस. इट इज एन एलिगेशन प्रोसेस. तो ये हो जाएगा 45 हो गया, दैट इज ये बस का दे रखा है, ये ट्रेन का 55 और एवरेज जो हो जाएगा दैट इज 285 बाई 6. तो ये 95/2 हो गया. तो एवरेज स्पीड डायरेक्टली ऑल्सो वी कैन राइट आउट इन दिस वे. That is 95/2. Okay, directly we can write out in this way. That is 95/2. Now, if we solve the, that is with the alligation process, जो सबसे आसान हो जाएगा वहाँ पे. एलिगेशन जो एक एवरेज का ही पार्ट है, यू मस्ट हैव डन. लेकिन ये इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आज पिक किया, सो दैट यू आल्सो गेट द फील ऑफ द, दैट इज आइडिया की द एलिगेशन प्रोसेस. तो ये कितना हो जाएगा, एक हमेशा एवरेज का जो 95/2 है, ये 95/2 हमेशा एक से कम होगा, 55 से कम है तो 55 माइनस 95/2, और एक से हमेशा ज़्यादा होगा, दैट इज 95/2 माइनस 40. तो कितना हो जाएगा 110 माइनस 95/2, और ये हो जाएगा दैट इज 95 माइनस ठीक है. तो इट इज 15/2, दिस इज ऑल्सो 15/2. तो ये जो रेशियो हो जाएगा, रेशियो विल कम आउट टू बी 1:1. अब ये जो है, यू मस्ट हैव डन व्हाट इज दिस रेशियो. दिस रेशियो इज नथिंग बट, ये एक्चुअली सारा मतलब जब एलिगेशन प्रोसेस we do, we actually prove the entire thing that ratio is actually nothing but this is the ratio of the time. This is actually is nothing but the ratio of the time. So 1:1 मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 hours, and this will come out to be how much, that is the 3 hours. 3 hours का रेशियो चलेगा. तो फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड बाय ट्रेन. तो स्पीड दे ही रखा है 55 और 3 hours चला, दैट इज 3 hours ही ट्रैवल्ड बाय बस एंड 3 hours ही ट्रैवल्ड बाय ट्रेन. तो ये हो जाएगा, दैट इज द डिस्टेंस की बात करें तो 55 इंटू 3, 55 इज द स्पीड, 3 इज द टाइमिंग. तो ये हो जाएगा 165 किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट दिस द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक चल रहा है, लेकिन इसको अलग से क्यों लिया, दैट इज you will understand the, we have actually segregated the various types of the question for each of the topic. तो इसलिए टॉपिक के लिए, क्योंकि अगेन बता देते हैं फिर से एक बार, दैट इज वी शुड बी केयरफुल विद द यूनिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी केयरफुल विद द यूनिट्स, एंड हम सबको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दैट इज द स्पीड इनटू टाइम. इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, नथिंग एल्स वी आर गोइंग टू यूज इट. Now, this is given, that is the first question is the given. First question is the given. A and B were the 580 miles apart and they started driving towards each other. 580 miles apart they rakha and they started driving towards each other. A's car had traveled a distance of 20 miles per hour, 4 hours per day for 5 days. Where when it had met with the B's car, B has driven. What is the speed of the B? Very simple. कि हमें देखना है कि ए ने कितना इसका, लेकिन इसकी जो स्पीड का दे रखा है माइल्स पर आवर दे रखा है, तो हमें फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बी इन द माइल्स पर आवर.
So what is the distance that is covered by A? What is the distance covered by A? That is 20 is the speed and 20 is the time. क्योंकि 4 hours per day दे रखा है for 5 days, the total time taken will be the 20 hours. तो ये हो जाएगा, that is the 400 miles will be the distance. So remaining distance covered by the B कितना हो जाएगा? That is 580 by 400, which is the 180. है। अब ये क्या हो जाएगा? What is the time? What is the speed for the B? If we have to find out the speed of the B, if we have to find out the speed of the B, speed of the B will come out to be 180 divided by 50. So that gives me 12 miles per hour. Now, next question बहुत ही अच्छा question है. You read, you will understand. अब दे रखा है, that is, question is given, A and B start simultaneously from P and Q towards Q and P respectively. They meet on the way at T, which is at a distance of 120 kilometers from the P. 120 kilometers from the P. If A and B take 16 seconds and 25 seconds to reach their respective destination from the T, then what is the distance between P and Q? Okay. What is the distance between P and Q? I draw the figure for you. ये हो गया P, this is the Q, and A is moving this side. A and B start simultaneously. This is also important. That is simultaneously meaning is they are starting at the same time. So A and B start simultaneously from P and Q towards Q and P respectively. They meet on the way at T. Suppose ये T है. T का जो distance दे रखा है, that is 120 kilometers from the P दे रखा है. If A and B takes 16 seconds and 25 seconds, है ना, to reach their respective destination from T. मतलब A actually traveling, तो ये जो time लगेगा A को ये वाला distance travel करने के लिए ये लगेगा 16 seconds, और B को ये वाला distance travel करके, क्योंकि B is moving opposite to the, तो ये वाला time जो लगेगा B को move करने के लिए, that is 25 seconds. This is the meaning of the question. ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो दिस वी कैन टेक द डिस्टेंस एज द एक्स. तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो 16 सेकेंड्स बट 25 सेकेंड्स दे आर कंसिडरिंग, दिस डिस्टेंस इज टेकन आफ्टर दे हैव मीट एट अ पॉइंट टी. This distance is taken after they meet at a point T. So reach their respective, then what is the distance between P and Q? I have to find out the total distance between P and Q. तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न वन मोर थिंग इन दिस क्वेश्चन. हम लोग कोई भी इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, अनलेस एंड अनटिल, नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, इन एंटायर पेपर ऑफ द यूपीएससी सीसैट पेपर 2. इस पे entirely, that is, we will not do any intermediate calculation unless and until it is required. Okay? तो क्या हो जाएगा मेरा मेरा इस डायग्राम से, दैट इज इफ वी मूव टू दिस डायग्राम, इस पार्ट से मुझे वो मिल जाएगा, दैट इज द स्पीड ऑफ द बी मिल जाएगा, क्योंकि बी को इतना टाइम लग रहा है. तो स्पीड ऑफ द बी इज 125 by 25 and speed of the A it is x by 60. ठीक है, स्पीड ऑफ द A is the x by 60. अब इस पे कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉन्सेप्ट सेज दैट क्योंकि दोनों दो साइमल्टेनियसली मूवमेंट है, सिंस इट इज अ साइमल्टेनियसली मूवमेंट, तो क्या हो जाएगा? व्हेन दे आर मूविंग साइमल्टेनियसली, तो व्हाटएवर इज द टाइम टेकन, whatever is the time taken to cover a distance of 120 kilometers, the same time is taken by B to cover the distance of the X.
माइट बी डिस्टेंसेस कवर्ड विल बी डिफरेंट, कि डिस्टेंसेस जो कवर्ड है वो अलग अलग हो जाएगा। किसी ने 120 किया, किसी ने x किया। हो सकता है x की वैल्यू 120 से ज्यादा हो सकता है 120 से कम हो, क्योंकि 120 होगा तो ये तो मतलब मिड पॉइंट पे हो जाएगा, तो दोनों का स्पीड इक्वल हो जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी इज दैट कि एक का 100 स्पीड से या तो कम है या तो ज्यादा है। कम ज्यादा इसलिए हो रहा है कि दोनों का स्पीड अलग अलग है, और कुछ नहीं है। लेकिन मान लो, अब ये चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझो। मान लो स्पीड अलग अलग है, लेकिन डिस्टेंसेस कवर्ड अलग अलग है, लेकिन सेम टाइम में मानो ए ने अगर 2 घंटा लिया ए से पी से टी ट्रैवल करने के लिए, तो बी ने भी 2 घंटे लिया क्यू से टी ट्रैवल करने के लिए। हो सकता है डिस्टेंसेस अनइक्वल है, जस्ट बिकॉज व्हाई द डिस्टेंसेस आर अनइक्वल, जस्ट बिकॉज द स्पीड्स आर अनइक्वल। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को इस पे अप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए टू कवर दिस डिस्टेंस, मतलब हम लोग ये लिख देता हूं मैं, दैट इज द टाइम टेकन बाय ए टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ पी टू टी। तो कितना टाइम लगेगा उसको? 120 तो इसका डिस्टेंस है, और स्पीड ऑफ ए जितना है दैट इज x/16 है। ठीक है, दैट इज द टाइम। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ q टू t, है ना? तो वो कितना है? x तो तुम्हारा डिस्टेंस है, स्पीड कितना है? 120/25। लेकिन मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो टाइम है, टाइम ऑफ ए एंड टाइम ऑफ बी दोनों के लिए इक्वल है, क्योंकि दोनों ने एक ही साथ शुरू किया। उनकी डिस्टेंसेस ट्रैवल हो सकता है अनइक्वल हो, क्योंकि द स्पीड्स आर अनइक्वल। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया। तो इसको अब इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। अगर इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो वी विल गेट आउट इन दिस वे, वी विल फाइंड आउट इन दिस वे, that is 120 upon x by 16 is equals to x upon 120 by 25। तो ये हो गया, that is 120 square by 25 is equals to x square by 16। तो ये हो गया मेरा, x स्क्वायर हो गया मेरा 120 स्क्वायर इंटू 16/25। तो मेरा x जो हो जाएगा, x जो हो जाएगा दैट इज 120 इंटू 4/5। तो ये हो जाएगा 24, 24 इंटू 4 हो गया 96। तो x की वैल्यू अगर 96 है और यहाँ पे डिस्टेंस 120 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? दैट इज 216 किलोमीटर। तो ये जितना कैलकुलेशंस की पार्ट अगर देखें, ये तो मैंने सारा समझाने के लिए किया। तो एक्चुअल अगर कैलकुलेशंस का पार्ट इफ यू कंसिडर, तो कैलकुलेशन का पार्ट है यहाँ पे। वी कैलकुलेशन ओनली, दीज आर द 2 स्टेप्स वी, whatever I have done, but this concept, why I have taken this question, क्यों हमने इस क्वेश्चन को पिक किया इस क्लास पे, मैराथन की क्लास पे, जस्ट बिकॉज ऑफ द केस कि हमें इस पे पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इज देयर विथ रेस्पेक्ट टू, कि अगर डिस्टेंसेस अलग हो जाए, स्पीड अलग हो जाए, लेकिन टाइम सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी क्वेश्चन। अब इस पे भी वही दे रखा है कि परसेंटेज दे रखा है। द आइडिया इज गिवन इज द परसेंटेज। तो ये दे रखा है द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन द ऑनवर्ड जर्नी। The average speed of the train in the onward journey is 25% less than that of the return journey. The train halts, अब बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, the train halts for 1 hour on reaching the destination. The train halts for 1 hour on reaching the destination. The total time taken to complete to and fro journey. अच्छा, ये जो 17 आवर्स दे रखा है, दैट इज द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट टू एंड फ्रो, to and fro journey 17 hours. So 17 hours the time is given including the halt time.
17 hours is the time given, including the halt time. The speed of the train in the onward journey. What is the speed of the train in the onward journey? अब ये जो 800 किलोमीटर्स है, दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. मतलब 400 उसको जाने में लगा, 400 उसको आने में लगा, कंप्लीट टू एंड फ्रो. ठीक है. तो हमारा क्या है, इस 25% लेस. 25% लेस मतलब अगर जाने का टाइम v है तो आने का मतलब आने का टाइम v है तो जाने का टाइम 3/4 v. 25% लेस है. तो अब हमें ये तो पता चल गया कि डिस्टेंसेस आर सेम. तो आप पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे कि जो हम लोग किया था, दैट इज द इफ द डिस्टेंसेस आर द सेम ऑलवेज वी कैन यूज द रिलेशन ऑफ द S1 T1 इक्वल टू S2 T2. तो हमारा जो अगर डिस्टेंसेस आर द सेम है तो वी कैन राइट 3/4b और इस पे अगर t लगा, टोटल टाइम इज द t, और इस पे v लगा तो इस पे t माइनस 16 हो जाएगा इंक्लूडिंग द हॉल्ट. ठीक है. T is the, हम लोग क्या किया, T is we have considered as the total time to cover the entire journey, है ना. हमें टोटल टाइम तो 16 है, सॉरी टोटल टाइम तो हमारा 16 है, तो इट विल बी 16 माइनस t. तो t आई हैव कंसिडर्ड एज द टाइम फॉर द ऑनवर्ड जर्नी. तो 16 माइनस t हो गया मेरा रिटर्न जर्नी. ये वाला रिलेशन हम लोग यूज कर रहे हैं बिकॉज द डिस्टेंसेस आर द सेम. तो S1 T1 इक्वल टू योर S2 T2. दिस इज द रिलेशन वी आर यूजिंग. तो इस पे से क्या हो जाएगा, दैट इज इफ यू फाइंड आउट TV कैंसल्स आउट, तो ये हो जाएगा दैट इज 3t इज इक्वल्स टू 64 माइनस 40. तो 7t हो गया. सिंस दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर तो ये क्या हो जाएगा 80 प्लस 95. स्पीड इनटू टाइम हो गया 12. तो दिस गिव्स मी दैट इज द, इफ यू कैलकुलेट दिस गिव्स मी 2100 किलोमीटर. तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज किया हम लोगों ने, जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने इस पे यूज किया, तो इससे क्या हो गया, एक ही लाइन में कोई आंसर आ गया. वी फाइंड आउट द आंसर इन वन लाइन. बट दिस इज द ओनली डिफरेंस. कॉन्सेप्ट ही बोला है, वेदर यू यूज इट और नॉट यूज इट, यू विल गेट द सेम आंसर. बट इफ यू यूज इट, यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट इन 1 or 2 स्टेप्स. अब ये जैसा क्वेश्चन देख के नहीं लगेगा कि ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी हो जाएगा. अब देखते हैं इसका क्या है. बोला है थिन कैंडल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग बर्न्स एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर इन 2 आवर्स. तो ये जो 3 सेंटीमीटर इन 2 आवर्स दे रखा है, स्पीड दे रखा है, दैट इज 3/2 सेंटीमीटर पर आवर. 3/2 सेंटीमीटर पर आवर. एंड ये 5/5, तो ये दे रखा है दैट इज 2/3 सेंटीमीटर पर आवर. ये दे रखा है. ठीक है. 2/3 सेंटीमीटर पर आवर ये दे रखा है. आइडिया इज क्लियर. तो इससे क्या हो जाएगा, दैट इज द स्पीड्स मिल गया हमें. अब a thin candle of 8 centimeter long burns at the rate of 3/2 centimeter per hour and a thick candle 5.5 centimeter long burns. Find the time interval when both will be of the same length. So both are moving in the same direction. Both are moving क्योंकि जब burning हो रहा है, both are moving in the same direction. तो जब सेम डायरेक्शन में है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, 2.5 सेंटीमीटर ट्रैवल करना होगा, है ना. 2.5 जो सेम डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, कितना कैच करना होगा. लेकिन 2.5 जो कैच होगा तो एग्जैक्ट 2.5 पे नहीं होता, उससे ज्यादा बर्न. तो मतलब 2.5 से ज्यादा बर्न हो जाएगा, तभी सेम लेंथ होगा. एंड इट विल बी द रिलेटिव स्पीड विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू since they are moving in the same direction. So this will be the time taken when they will meet each other. वो जो relative speed का concept तुमने किया होगा, that is you have must have done. So this is the time taken when they will meet in the same. That is, so this gives me 2.5 upon, that is 9 minus 4/6.
So this gives me that is 2.5 upon that is 5/6. ये हो गया 0.5 into 6, तो ये हो जाएगा that is the 3 hours. ये हो जाएगा that is the 3 hours. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था. द प्रीवियस क्वेश्चन वाज ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अगर हम लोग ये इसको और किसी तरीके से फाइंड आउट करें तो एक स्टेप पे तो नहीं होगा, उस पे 2-3 स्टेप लग जाएगा, फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी. ये यूपीएससी का क्वेश्चन हो गया. One local and another express train were proceeding in the same direction on the parallel tracks at 29 kilometers per hour and 65 kilometers per hour. तो फिर यूनिट्स को देखे, ये सेकंड्स पे दे रखा है. द ड्राइवर ऑफ द फॉर्मर नोटिसेस दैट इट टुक 16 सेकंड्स फॉर द फास्टर ट्रेन टू पास बाय हिम. ऑब्वियसली कि जो स्लोअर ट्रेन है, द स्लोअर ट्रेन विल बी पास्ड बाय द फास्टर ट्रेन. So the driver of the former notices that it took exactly 16 seconds for the faster train to pass by him. What is the length of the faster train? हमें faster train की length निकालना है और units को भी ध्यान रखना है. Okay? So whatever is the speed of the slower train, that is the same as the speed of the driver. है ना? मतलब हम जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी स्पीड ऑफ द ट्रेन होता है, दैट इज द स्पीड ऑफ द ड्राइवर एज वेल. So this gives me that is the length of the faster train upon that is 65 minus 29 into ये 5/18 करना होगा meters per second, which is gives me the 16 seconds. This is the given. तो ये कितना हो जाएगा? That is the length of the faster train is 160 meters. So this gives me as the 160 meters. So using the relative speed concept, क्योंकि both are moving in the same direction, इसलिए relative speed concept हो गया difference of the two speeds. So using the relative speed concept, we can see that is we can find out the things in one line. ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है. This was asked in the UPSC. Were asked in the UPSC. A thief running at 8 kilometers per hour is chased by a policeman whose speed is 10 kilometers per hour. If the thief is 100 meters ahead, again यहाँ पे दे रखा है kilometers per hour, यहाँ पे दे रखा है meters ahead, then what is the time required for the policeman to catch the thief? So obviously that is it is chased, so they are moving in the same direction. तो time कितना हो जाएगा? That is 100 divided by 10 minus into 5/18, क्योंकि ये किलोमीटर्स पर आवर है, ये मीटर्स है और किलोमीटर्स पर आवर. तो इन द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वी शुड बी वेरी केयरफुल विद द यूनिट्स. तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 100 डिवाइडेड बाई दैट इज 2 into 5/18. तो ये हो जाएगा दिस कैंसल्स आउट 180 सेकेंड. 180 सेकेंड्स मतलब इट विल कम आउट टू बी द 3 minutes. बट ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए, इस 3 मिनट पे दे डोंट कैच यू अप विद इन 100 meters. इट हैज टू बी मोर देन द 100 meters. ये भी यूपीएससी का है. A train traveling at 60 kilometers per hour leaves from Mumbai to Delhi at 6 p.m. So I draw the figure, and if we use the relative speed concept, तो वो क्या होगा? That is the train A traveling at, that is यहाँ पे A है which is traveling at 60, leaves at 6 p.m. Train B traveling at the 90 also leaves from Mumbai to Delhi at B 6 p.m. 6 p.m. दे रखा है. If all the trains meet at a same time between Mumbai and Delhi, sorry,
ट्रेन सी लीव्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ये ट्रेन सी का है, बट इट इज गिवन 9 PM, का स्पीड नहीं दे रखा है। इफ ऑल द ट्रेन्स मीट एट द सेम टाइम, ये 9 PM, दे मीट एट द सेम टाइम, है ना। तो इस पे क्या है, दैट इज द स्टार्टिंग टाइम सबकी अलग अलग है, मतलब सबकी नहीं है, मतलब ए का 6 PM है और बी और सी का 9 PM है, मतलब दे आर लिविंग आफ्टर 3 hours। So they meet at this point, for example, same time between what is the speed of the train, see if the distance traveled between Mumbai, Delhi and Mumbai, it is 1260 kilometers. If it is 1260 kilometers, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 3 घंटे में व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन दिस 3 hours, मतलब इसने 6 बजे स्टार्ट किया, इसने 9 बजे स्टार्ट किया, तो 3 घंटे में इन्होंने 180, दैट इज द किलोमीटर ट्रेवल। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ऑल, जहाँ पे ए बी ने मीट किया, वेरेवर इज द पॉइंट, मानो यहाँ पे ए बी ने मीट किया सपोज, है ना, 40 सेकेंड्स तक डॉग इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ दैट इज 4 meters per second। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 40 into 4, दैट इज 160 मीटर। तो ये अगर देखा जाए, ये वाला कॉन्सेप्ट और द प्रीवियस कॉन्सेप्ट इज द सेम, प्रीवियस कॉन्सेप्ट इज द सेम, उस पे टू एंड फ्रो है, इस पे थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला लाइन है, इफ द डॉग टेक्स द 2 leaves टू द फॉक्सेस 3, ये जो रिलेशन दे रखा है, दिस रिलेशन इज गिवन फॉर द सेम टाइम, दिस रिलेशन इज गिवन फॉर द सेम टाइम, तो सेम टाइम में कंपैरिजन कर रखा है, दैट इज द डॉग टेक्स 2 leaves टू द फॉक्स 3। Now, it is a little bit of the puzzle type of the question, and every time they ask you the puzzle question. The height of a certain flagpole is the 30 feet. The height of a certain flagpole is the 30 feet. Grease is applied to the pole. A monkey attempts to climb the pole. If it climbs 3 feet every second but slips down 2 feet in the next second, what is the when will the monkey, that is the, reach the top of the flagpole? Okay. तो 30 फीट का है, ग्रीज इज अप्लाइड, ग्रीज अप्लाई होने का लिए क्या हो रहा है, दैट इज द स्लिपेज भी हो रहा है, तो एसेंडेंट डिसेंडेंस दोनों हो रहा है। अ मंकी अटेम्प्ट्स टू क्लाइंब द पोल, इट क्लाइंब्स 3 feet every second बट स्लिप्स, तो ऑल्टरनेट की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट की बात है, इट क्लाइंब्स 3 feet every second बट स्लिप्स डाउन 2 feet in the next second, मतलब ऑल्टरनेट सेकंड की बात हो रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, दैट इज द ऑल्टरनेट, जैसे हम लोग ने वर्क एंड टाइम भी किया होगा, तो ऑल्टरनेट डेज वर्क इज नेवर डन, ऑल्टरनेट डेज वर्क इज नेवर डन जनरली, वो एक आइडिया होता है, इधर इट इज नेवर डन इन द, दैट इज द यूनिटरी मेथड। व्हेन विल द मंकी रीच द टॉप ऑफ द फ्लैगपोल, व्हेन द मंकी विल रीच द टॉप ऑफ द फ्लैगपोल, तो हमें ये देखना है 1 फीट एक्चुअली क्लाइम हो रहा है, दैट इज द 2 सेकेंड पे, 1 फीट हमारा जो क्लाइम हो रहा है वो 2 सेकेंड पे। तो हमें पता है कि जस्ट वी हैव टू टच द टॉप ऑफ द फ्लैग पोल, तो 27 फीट जो है, 27 फीट हो जाएगा, दैट इज द 54 सेकेंड पे, है ना। अब द आइडिया इज, तुम्हें ये लग रहा होगा 27 फीट ही क्यों लिया, क्योंकि जो नेक्स्ट सेकेंड होगा ना, 27 के बाद 27 तक हमने असेंडेंस डिसेंडेंस कर करके वी हैव क्लाइंब द पाथ, दैट इज असेंडेंस एंड डिसेंडेंस बोथ वी हैव टेकन एंड वी हैव क्लाइंब द पाथ। ऐसे करते करते असेंडेंस डिसेंडेंस जब हो गया, तब नेक्स्ट सेकंड पे, दैट इज इन द नेक्स्ट सेकंड, वो क्या हो जाएगा, दैट इज इट विल टच द टॉप ऑफ द फ्लैग पोल, तो ये हो जाएगा, दैट इज 30 फीट जो 1 सेकंड में ट्रेवल करता है, तो ये हो जाएगा 55 सेकंड। क्लियर, द आइडिया इज द क्लियर, क्यों हमने दैट इज द 55 सेकेंड्स आया। तो both the topics we have covered according to the examination
percentage and the time, speed and distance. Both the topics we have the covered. So now that is the little bit of the, we can move to the number system. Number system का जो है बहुत ही important है. That is, we may continue this topic in the next class also. जो थोड़ा बहुत आपको आइडिया देने के लिए, क्योंकि नंबर सिस्टम का अगर देखा जाए तो प्रीवियस 2-3 साल से 10 के आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इस पे कोई फॉर्मूला नहीं लगता है. दैट इज यू हैव टू यूज द आइडिया ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट द थिंग. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगता है, इसलिए इस पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बोला है कि हाउ मेनी जीरोज. जीरोज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? द जीरोज का कॉन्सेप्ट डिपेंड्स ऑन द मल्टीपल्स ऑफ 2s and 5s. तो हमें पूछा गया कि कितना जीरोज, मतलब एक जीरो होने के लिए एक दो, जैसा मान के चलते कि अगर 10 है तो 10 के लिए एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए. सिमिलरली अगर 100 है तो दो 2 चाहिए, दो 5 चाहिए. तो सिमिलरली कितना जीरोज एग्जिस्ट करेगा? तो अगर 12 क्यूब देखा तो 2 स्क्वायर इंटू 4 हो गया होल क्यूब. तो 2 कितना हो गया? दैट इज 2 रेज टू पावर ऑफ 6. 15 से 5 मिल जाएगा, 3 इंटू 5 होल रेज टू पावर ऑफ 4. तो दैट गिव्स मी 5 रेज टू पावर ऑफ 4. 21 हम लोग नहीं लेंगे. दैट इज इन केस ऑफ अ 21 नीदर 2 इज देयर नॉट 5 इज देयर. 16 के लिए हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज 2 रेज टू पावर ऑफ 4 होल रेज टू पावर ऑफ 3. दैट इज 2 रेज टू पावर ऑफ द 12. 25 के लिए दैट इज 5 स्क्वायर होल रेज टू पावर ऑफ 4 विच गिव्स मी 5 रेज टू पावर ऑफ 8. और यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरोज एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके कुछ करना नहीं. तो टोटल 2s जो हो जाएगा 2 रेज टू पावर ऑफ 18, टोटल 5 हो जाएगा, दैट इज 5 रेज टू पावर ऑफ 12. लेकिन हमें जीरोज बनाने के लिए दैट इज वी नीड द इक्वल पावर्स ऑफ 2s and 5. ऑल्दो यहाँ पे 2 ज्यादा है, लेकिन मतलब ये नहीं कि उतना जीरोज होगा. इक्वल पावर कितना मिल सकता है? इक्वल पावर दैट इज दोनों की 12-12 ही मिल सकता है. 5 भी 12 ही है तो 2 भी 12 ही मिल सकता है. तो इक्वल पावर्स ऑफ दो, तो 12 जीरोज यहाँ पे हो जाएगा, 4 जीरोज यहाँ पे हो जाएगा, तो 12 प्लस 4 16 हो जाएगा. नेक्स्ट, इसके ऊपर भी दैट इज द प्रीवियस ईयर दे हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रैशनल नंबर्स के ऊपर. तो इफ d be the decimal of the form, if d be the decimal of the form 0.ab in this goes on where digits ab lie between 0 to 9, then which of the following produce an integer when multiplied by d? इंटीजर करना है, क्योंकि ये तो रैशनल फॉर्म में है. रैशनल फॉर्म ऑलरेडी वी नो दैट इज द रैशनल फॉर्म कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ द p/q. तो हमें पहले इसको p/q के फॉर्म में करना है. तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 0.ab in this way it goes on. तो ये हो जाएगा 100d is equals to that is ab dot ab in this way it goes on, है ना. तो इसको इससे माइनस कर दिया तो मेरा हो गया 99d is equals to your ab. d हो गया दैट इज ab by 99. अब ये देखा जाए, इफ वी ऑब्जर्व द पार्ट, कि ये एक रैशनल फॉर्म में है. दिस इज इन द रैशनल फॉर्म. वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द इंटीजर फॉर्म. इंटीजर बोल दिया, इंटीजर पे कन्वर्ट करना है. तो ऑब्वियसली अगर किसी चीज को इंटीजर पे कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या है? डिनोमिनेटर को हटाना है. डिनोमिनेटर को हटाने का एक ही तरीका है कि या तो उससे 99 से मल्टीप्लाई करे या तो उसकी मल्टीपल्स चेक कर. लेकिन 99 है नहीं तो उसकी मल्टीपल्स है. तो उसकी जब मल्टीपल्स है तो always we can find out with the help of the 198. तो 198 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 99 हट जाएगा एंड वी कैन फाइंड आउट एज द केस. नेक्स्ट है दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्राइम नंबर के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द प्राइम नंबर. n is a 2-digit prime number. When the digits are interchanged, we get another prime number n. दोनों ही प्राइम नंबर है. Now digits के क्वेश्चन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, चाहे the UPSC have asked also the question based on the 3 digits as well.
तो डिजिट्स के क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट द डिजिट। जैसा 2 डिजिट के नंबर है, ए बी है, इफ ए बी इज अ 2 डिजिट नंबर, so we should be able to represent that 2 digit number as the 10ab plus 10a we should be represent the figure as the 10a plus b, है ना। तो ये सपोज मान के चलते ये n है, तो m क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ये बोल दिया, दैट इज व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज। तो रिप्रेजेंटेशन वेदर इट इज अ 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर, वी शुड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द डिजिट। तो बी ए है, तो बी ए को लिख सकते हैं 10b प्लस ए विच इज इक्वल्स टू m, विच इज इक्वल्स टू m, है ना। अब बोल दिया m प्लस एम इक्वल टू 110, तो हम लोग ये लिख सकते हैं दैट इज द 11a प्लस 11b इज इक्वल्स टू 110। तो अगर ऐड कर दिया, इफ वी ऐड बोथ द केसेस, तो हो जाएगा a प्लस बी कितना हो जाएगा मेरा, a प्लस बी विल बी योर दैट इज द 10। मतलब सम ऑफ द डिजिट्स मेरा क्या आ गया, दैट इज द सम ऑफ द डिजिट्स व्हिच इज कमिंग टू अस, इट इज कमिंग आउट टू बी द 10। तो अब मेरा क्या क्या नंबर हो सकता है, 19 हो सकता है, लेकिन उसको रिवर्स किया तो 91 आ जाएगा। 91 इज नॉट अ, दैट इज 1 प्लस 9 10 हो गया, अगर रिवर्स किया, ये अगर n है तो ये m हो गया, बट 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सेकेंड हो गया 2 और 8, उसको रिवर्स किया तो 82, नॉट 28 इज अ प्राइम नंबर, neither 82 is a prime number। नेक्स्ट हो गया दैट इज 3 and 7, उसको रिवर्स किया तो कितना हो गया, दैट इज 73। तो दोनों ही प्राइम नंबर है, दैट इज 37 and 73, बोथ आर द प्राइम नंबर। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस विल कम आउट टू बी द 36। तो 36 शुड बी माय आंसर, ठीक है। तो वी शुड फाइंड आउट द थिंग्स इन दिस वे। आज के लिए और एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे, दैट इज विल टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। So you can find out, that is this question. तो ये दे रखा है, दैट इज अ 2 डिजिट नंबर ए बी 6 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए रेज़ टू पावर ऑफ बी। तो ए बी को जो दे रखा है, दैट इज द ए बी वी हैव गिवन। तो अगेन ए बी को हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज 10a प्लस बी। ए बी को हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज द 10a प्लस बी। इसका दे रखा है, दैट इज द 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, 6 times of the a plus b. It is given. Find the value of a raised to power of the b. So we can find out in this way, that is 10a plus b, which is equals to 6a plus 6b. तो ये हो जाएगा 4a is equals to our 5b। तो a by b का रेशियो कितना हो जाएगा, 5/4। तो हमें क्या होगा, that is the number, that is the number we have to consider, number that has to be considered, the number हो जाएगा that is the 5/4। नंबर जो हो जाएगा, दैट इज दैट नंबर विल कम आउट टू बी माई 5/4। मतलब एक ही नंबर हो सकता है, दैट इज द 54, क्योंकि आगे अगर नंबर ले लेंगे तो वो 2 डिजिट से क्या हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी अ 3 डिजिट नंबर। फ्रॉम अ 2 डिजिट इट विल कम आउट टू बी अ 3 डिजिट नंबर। तो a रेज टू पावर ऑफ b है, तो 5 रेज टू पावर ऑफ 4 ले लिया, तो इट विल कम आउट टू बी 625। तो दैट गिव्स मी द आंसर एज द 625। क्लियर।
So today, if you see, that is, we have discussed about the percentage. A percentage का बहुत wider application है. उसकी application, that is, you have in the data interpretation as well. You उसकी application आपका logical reasoning में भी है. कल भी हम लोग करेंगे logical reasoning plus ये सब भी cover करेंगे, so that you get the little bit good idea before going to the examination कि ये सब चीजें किया हुआ है, तो हम लोगों को इस तरह का चीजें आएगा, तो वी कैन फाइंड आउट द थिंग्स वेरी इजीली. तो वी कैन फाइंड आउट द थिंग्स वेरी इजीली. तो आज के लिए इतना ही है. टुमारो अगेन वी विल मीट ओवर हियर.